हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है तुम लोगों का एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कार्टून को जिसका नाम है द आउल हाउस। और अगर तुम कार्टून सुनकर के वापस जाने वाले हो तो एक मिनट रुक जाओ। ये भले ही कार्टून है लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। और शुरू में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये एपिसोड्स बहुत ही रैंडम है, यानी चीजें बहुत ही रैंडमली तरीके से हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये सीजन के एंड तक पहुंचते हैं सभी के सभी एपिसोड्स एक सेंस बनाने लगते हैं और इसका एंडिंग बहुत ही कमाल का है। और अगर तुम अब भी कन्विंस्ड नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बचपन में बेन 10 देखा था दोस्त, तो उसी नाते कम से कम इसे एक बार देखना तो बनता है। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें ये शो बहुत पसंद आएगा। तो ये एनीमे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये एनीमे बनाया है डिज्नी ने, जो कि रिलीज हुआ 2020 से 2023 के बीच में, और इसमें अभी टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। और अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है लिज, जो कि एक बहुत ही खुराफाती लड़की होती है और जिसे मैजिक, विचक्राफ्ट और सुपर नेचुरल चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये एक दिन किसी तरीके से पहुंच जाती है बॉइलिंग आइल्स, यानी एक ऐसी जगह जहां पर रहते हैं अजीब से क्रीचर्स। और फिर उसी दौरान ये मिलती है ईडा द आउल लेडी से और उसके साथ मिलकर के ये करती है बहुत सारा एडवेंचर। और इसका एंड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो होगा उसे देख करके तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो इसी बात पर शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिज को उसके प्रिंसिपल का बुलावा आ जाता है, क्योंकि लिज पूरे स्कूल की सबसे खुराफाती लड़की होती है और उसके बुलावे के साथ आना पड़ता है उसकी माताजी को, जहां पर प्रिंसिपल उसकी माँ से कंप्लेन करते हैं कि आखिर किस तरह से लिज एक बहुत ही मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसे लिज की काफी सारी खुराफात हरकतों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर के उसकी माँ ये डिसाइड करती है कि लिज को भेजना पड़ेगा समर कैंप, ताकि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख ले। और जब वो अपने घर के बाहर समर कैंप का वेट कर रही होती है तो वो अपनी सबसे फेवरेट बुक, जिसमें वो विचेस और भी अजीबोगरीब चीजों के बारे में पढ़ती है, उस किताब को वो डस्टबिन में फेंक देती है। और क्योंकि लिज की माँ एक डेंटिस्ट है, इतने में ही उन्हें एक अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आता है और वो अपनी बेटी को समर कैंप के बस का इंतजार करते हुए वहीं पर छोड़ देती है। और इतने में ही लिज का मन दोबारा से बदल जाता है और वो उस बुक को उस गार्बेज कैन में ढूंढने लगती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर वो बुक है ही नहीं। लेकिन तभी वो देखती है कि एक आउल उसकी बुक को चुरा करके लेकर जा रहा होता है और लिज उसका पीछा करने लगती है। और पीछा करते करते वो एक बंजर से घर में घुस जाती है और एक गेट का दरवाजा खोल करके उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही वो उस दरवाजे में घुसती है वो पहुंच जाती है बॉइलिंग आइल्स, यानी मॉन्स्टर्स और सुपर नेचुरल क्रीचर्स के घर में। और वो उस जगह पर मिलती है ईडा द आउल लेडी से। और पहले तो वो उसे देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये खा तो नहीं जाएगी। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ईडा तो एक तरह का काला धंधा करती है, यानी वो ह्यूमन वर्ल्ड से चीजों को कलेक्ट करके यहाँ बॉइलिंग आइल्स में बेचती है और काफी मोटा पैसा छापती है। और जब वो अपना काला धंधा चला ही रही होती है, इतने में ही वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो ईडा को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन इतने में ही ईडा अपने मैजिकल वॉन्ड पर बैठ करके वहाँ से उड़ जाती है और फिर वो बाद में पहुँचते हैं ईडा के घर पर, यानी कि आउल हाउस के अंदर, जिसे गार्ड करता है हूटी। और जैसे ही ईडा आती है हूटी उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। और फिर उसके बाद ईडा और लिज आउल हाउस के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो मिलती है किंग से। और जैसे ही लिज किंग को देखती है वो उसे कोई पालतू जानवर समझकर गले लगा लेती है। और ये देख करके किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? मैं कोई जानवर थोड़ी ना हूँ। और उसके बाद लिज पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मैं कहाँ हूँ? और फिर ये सुनने के बाद लीडा उसे एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लीडा ह्यूमन वर्ल्ड में जा करके वहाँ से सामान गायब करती है और यहाँ पर मोटी रकम में बेच देती है। और इस जगह का नाम है बॉइलिंग आइल्स। और फिर उसके बाद वो कहानी बताते बताते ये बताती है कि किस तरह से किंग पहले बहुत ही खतरनाक एम्परर हुआ करता था, लेकिन किसी ने उसका क्राउन चुरा लिया, जिसके कारण उसकी पावर्स गायब हो गई और अब वो ऐसा बच्चा जैसा दिखता है। और फिर आगे ईडा बोलती है कि क्या तुम हमारी उस क्राउन को लाने में मदद कर सकती हो? और ये सुन करके लिज मान जाती है। और फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं पैलेस के अंदर, जहाँ पर ईडा बाहर ही रुकती है और किंग और लिज को अंदर भेज देती है। और अंदर जाने के बाद लिज काफी सारे लोगों को देखती है जो जेल में बिना ही किसी कारण के बंद होते हैं।
और इतने में ही वहाँ का वार्डन आ जाता है, जिसे देख करके लिज छुप जाती है और उसके बाद तभी एक प्रिजनर और उस वार्डन के बीच में बहस हो जाती है और गुस्से में वो वार्डन उस प्रिजनर को उठा करके ले जाता है और बोलता है तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और फिर उसके बाद लिज को बहुत ही बुरा लगता है कि किस तरह से इन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी इन्हें बंदी बना रखा है। तो लिज उन्हें आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीडा भी उस पैलेस के अंदर पहुंचती है और किंग का क्राउन एक बहुत ही बड़े एनर्जी बीम से कवर होता है, जिसमें सिर्फ लिज ही घुस पाती है। और लिज जैसे ही उस क्राउन को निकालती है, हम देखते हैं कि वो एक बर्गर किंग का क्राउन होता है। और ये देख करके लिज बोलती है ये क्या। और उसके बाद लीडा एक्सप्लेन करती है कि उसने जो भी कहानी सुनाई वो बिल्कुल ही बकवास थी, वो तो बस किंग को ये क्राउन बहुत ही ज्यादा पसंद है और लीडा के पास बस किंग ही है, तो उसकी वो हर अजीबो गरीब ख्वाहिश पूरी करती है। और जैसे ही लीडा ये सब एक्सप्लेन कर ही रही होती है, इतने में ही वार्डन आकर के लीडा की गर्दन उड़ा देता है। और ये देख करके हमें तो लगता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिल गई, लेकिन हमें पता चलता है कि लीडा क्योंकि एक विच है तो वो ऐसे नहीं मर सकती है। और उसके बाद वो वार्डन लीडा की गर्दन पकड़ लेता है और उसे बोलता है तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और हमें लगता है कि अब तो कुछ बहुत ही खतरनाक शुरू होने वाला है, लेकिन इतने में ही वो वार्डन लीडा को प्रपोज कर देता है, जिसे लीडा मना कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। और भागते हुए लिज लीडा की मदद से उन सभी प्रिजनर्स को आजाद कर देती है। और फिर वो जैसे ही भाग रही होती है, इतने में ही वार्डन और उसके चेले चपाटे आकर के उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। और लीडा उससे लड़ते हुए, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड और बॉइलिंग आइल्स को जोड़ता है, उसकी चाबी ईडा लिज को दे देती है और बोलती है जाओ जाके ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाओ। और ये सब देख करके लिज का बिल्कुल भी मन नहीं करता और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उनके साथ रुकेगी और वो सभी के सभी प्रिजनर्स को मोटिवेट करती है वार्डन के ऊपर अटैक करने को। और वो सभी के सभी मिलके वार्डन को हरा देते हैं। और उसके बाद लिज, किंग और लीडा उसके उड़ने वाली लकड़ी के ऊपर बैठ करके आउल हाउस में आ जाते हैं। और फिर ये एडवेंचर खत्म होने के बाद लीडा उससे ये बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। और ये सुनने के बाद लिज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो जाए कि यहाँ पर रुके। और अगर वो जाना चुनती है तो उसे समर कैंप जाना होगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एंड में वो ये डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर रुकेगी। और इतने में ही उसे उसकी माताजी का मैसेज आता है, जिसमें वो पूछती हैं कि क्या तुम समर कैंप पहुँच गई बेटी। जिस पर लिज बोलती है हाँ मम्मी, बहुत मजे भी कर रही हूँ। और दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि लिज को अब एक विच बनने का कीड़ा काट जाता है और वो उसे ईडा से मैजिक सिखाने को बोलती है ताकि वो एक बहुत ही खतरनाक क्वेस्ट पर जा सके। और ये सुन करके ईडा बोलती है मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक क्वेस्ट पर भेजती हूँ, ये लो सामान और जा करके इनकी डिलीवरी करके आओ, जाओ जाओ। और ये बोल करके वो किंग और लिज को सभी सामानों की डिलीवरी करने के लिए भेज देती है। और सामान की डिलीवरी करने जाते हुए लिज को ये एहसास होता है कि वो एक चोजन वन है, यानी कि उस पर विशेष कृपा है और इसी कारण से वो बॉइलिंग आइल में आई है। तो अब लिज के दिमाग में यही सारी खुराफातें घूमने लगती है और वो ये सोचती है कि मैं ये डिलीवरी का काम क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ महान काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और ये बोल करके वो एक विजर्ड के पैलेस में पहुंचती है और उस पैलेस को देख करके उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और वो मिलती है उस पैलेस के विजर्ड यानी अगस्टस से। और वो लिज को देख करके बोलता है अरे तुम तो चूजन वन हो। और लिज उस पर विश्वास कर लेती है। और अगस्टस की बात सुन करके किंग बोलता है ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। और वो लिज को बोलता भी है कि वो उसकी बातों से दूर रहे, लेकिन लिज बेचारी मानती नहीं है। और अगस्टस उसे एक बहुत ही महान क्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट मैप देता है। और उस मैप को लेकर के लिज और किंग आउल हाउस में पहुंचते हैं और लिज उस मैप को ईडा को दिखाती है, जिसे देख करके ईडा हंसने लगती है और बोलती है कि तुम कोई चूजन वन नहीं हो पुत्री, तो बस शांति से बैठी रहो। लेकिन क्योंकि लिज के मन में एडवेंचरर बनने का कीड़ा काट चुका था, तो वो लीडा की बात नहीं सुनती। और जब वो सूरज की रोशनी में उस मैप को देखती है तो उसे कुछ लेटर उभर के दिखते हैं जिसमें मैप का रास्ता लिखा होता है। और वो समझ जाती है कि किस तरह से ईडा एक बूढ़ी विच है, तो उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा। और वो डिसाइड करती है कि वो इस मिशन पे अकेले ही निकल जाएगी और वो बिना किसी को बताए अपने एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है। और जैसे ही वो मैप को फॉलो करती है, उसे एक टाउन दिखता है जिसमें बहुत ही सुंदर क्रीचर्स रह रहे होते हैं। और वहीं पर उसे मिलता है एक प्रिंस जो कि अपने पिता का बदला लेने आया है। और यहाँ दूसरी तरफ जब लीडा लिज को नहीं देखती है तो वो किंग से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर किंग को तो कुछ पता ही नहीं होता। और फिर वो हूटी से पूछती है, जिस पर हूटी बोलता है अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा।
और ये सुन करके ईडा एक जबरदस्त घूसा आउल हाउस को मारती है और ये देख करके हूटी बोलता है हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद हूटी ये बताता है कि लीजा किस तरफ गई है और फिर वो किंग से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर किंग ईडा को बताता है कि उस विजर्ड ने किसी तरीके से लिज को ये विश्वास दिला दिया है कि वो एक चूजन वन है। और ये सुनकर के ईडा बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और जैसे ही वो उस पैलेस में पहुंचती है हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा पैलेस एक टूटा फूटा कबाड़ का घर बन चुका होता है। और जब लीडा उसके अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सेम वैसे ही बहुत सारे मैप हैं जो कि अगस्टस ने लिज को दिया था। तो वो समझ जाती है कि हाँ अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है और बेचारी लिज तो अब तो गई। और यहाँ हम देखते हैं कि लिज अपने एडवेंचर के लिए बहुत ही खतरनाक तलवार लेकर के आती है जो कि बैटरी से चलता है और उसका बटन दबाते ही उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर लिज अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हुए काफी सारे लोगों से मिलती है और वो लोग उसे बहुत सारी एक्सेसरीज देते हैं और जिसे लिज बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद किंग और लीडा लिज के सेंट का पीछा करने लगते हैं और जैसे ही वो लिज का पीछा करते हुए उस टाउन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो टाउन भी बंजर होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज अपने एडवेंचर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है जहाँ पर उसे मिलता है बहुत ही खतरनाक जादुई छड़ी और जिसे लिज जैसे ही पकड़ती है वैसे ही वो धुआं बन के गायब हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप है जो कि अगस्टस ने सेट किया होता है। और बाद में हमें पता चलता है कि अगस्टस भी कोई रियल नहीं है, वो तो बस एक पपेट है जिसे एक ऑक्टोपस से शरीर वाला क्रीचर कंट्रोल करता है। और उसी क्रीचर ने ही उन सभी कैरेक्टर्स का भी पपेट बनाया जिनके साथ लिज घूम रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जो भी एक्सेसरीज उन लोगों ने लिज को दी थी वो असल में हथकड़ियां थी। और बाद में वो ऑक्टोपस बताता है कि किस तरह से वो ईडा से बदला लेना चाह रहा है क्योंकि ईडा ने उसका धंधा चौपट कर दिया है। और ये सुनकर के लिज बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि ईडा कभी भी तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसेगी। और इतने में ही ईडा वहाँ पर आ जाती है और फिर फाइट शुरू होती है ये 3 वर्सेस वो ऑक्टोपस जिसमें ईडा और लिज बहुत ही बहादुरी के साथ उससे लड़ते हैं। और जैसे ही वो ऑक्टोपस हारता है वो श्रिंक होकर के पिद्दी सा बन जाता है और एंड में ईडा उसे उठा करके खा जाती है। और ये चीज देख करके लिज को हैरानी तक नहीं होती, लेकिन उसके बाद लिज बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो कोई चूजन वन नहीं है। और जब ईडा लिज की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने मैजिक वॉन्ड के सहारे लिज को बॉइलिंग आइल के ऊपर ले जाती है। और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा बॉइलिंग आइल एक मरे हुए जायंट टाइटन के शरीर पर बना हुआ होता है जिसे देख करके ईडा बोलती है ये वैसे तो अजीब है लेकिन ये काफी अच्छा भी है। और तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि लिज अभी भी ईडा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ मैजिक सिखाए, लेकिन ईडा उसकी बात नहीं सुनती और एक अजीब से मरे हुए मॉन्स्टर के पेट में से उसके खाए हुए चीजों को खोद करके निकालने लगती है। और ईडा उसे उस मॉन्स्टर के पेट में से एक सीड निकाल के देती है और बोलती है ये लो अब खुश हो जाओ। और फिर बातों ही बातों में ईडा लिज को ये बताती है कि किस तरह से बॉइलिंग आइल्स में एक मैजिक स्कूल भी है जहाँ पर मैजिक सिखाया जाता है। लेकिन ईडा को पसंद नहीं है कि मैजिक को एक स्कूल के जरिए लिमिट कर दिया जाए। और वो आगे बोलती है कि किस तरह से उसे वाइल्ड मैजिक पसंद है जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। और जैसे ही लिज को ये पता चलता है कि यहाँ पर एक स्कूल भी है तो वो स्कूल का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। और रास्ते में वो मिलती है विलो से और वो उसे छुप करके ऑब्जर्व करने लगती है जिससे उसे ये पता चलता है कि विलो अबोमिनेशंस को बनाने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अबोमिनेशन एक तरह के क्रीचर होते हैं जो कि छोटे मोटे स्पेल्स को बना करके बनाया जाता है। और जब वो बेचारी अपने ऊपर दुखी हो रही थी इतने में ही एमिटी आती है जो कि उसी की क्लासमेट है, लेकिन ये अबोमिनेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और उसके बाद एमिटी विलो की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है कि किस तरह से वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो एमिटी की जगह नहीं ले पाएगी। और ये सारी चीजें सुन करके विलो कुछ ज्यादा ही अपसेट हो जाती है और अपने प्लांट मैजिक को यूज करने लगती है। और इतने में ही वो टकरा जाती है लिज से और वो ये देख करके हैरान हो जाती है कि बॉइलिंग आइल्स में एक ह्यूमन रहता है। और इतने में ही उसके स्कूल की घंटी बज जाती है और वो उदास होकर के जाने लगती है ये बोलते हुए कि किस तरह से उसे प्रेजेंटेशन देना है अबोमिनेशंस के ऊपर और आज उसकी बेइज्जती होने वाली है। और ये सुन करके लिज को बहुत ही ज्यादा दुख होता है तो वो एक प्लान बनाती है कि किस तरह से वो अबोमिनेशन बन करके उसके साथ चलेगी जिसके कारण विलो को अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे और लिज को मैजिक स्कूल देखने का मौका मिल जाएगा।
और फिर उसके बाद दोनों ही एग्री हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग ईडा के टीचिंग्स के तरीकों पर उंगली उठाने लगता है, जिससे ईडा किंग को चैलेंज करती है, अगर तुम मुझसे अच्छे टीचर बन जाओ तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। और ये सुनकर के किंग बोलता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें बेइज्जती वाली टोपी पहननी पड़ेगी। और ईडा बोलती है कि अगर वो जीती तो वो उसका नाम चेंज करके कुछ फनी रख देगी। और दोनों ही एग्री हो जाते हैं। और ईडा उस मॉन्स्टर के एक अंडे को किंग को दे करके बोलती है, इसे ट्रेन करो और देखते हैं कि तुम कितने अच्छे टीचर हो। और फिर उसके बाद किंग उस मॉन्स्टर को ट्रेन करने की कोशिश करने लगता है। और फिर ईडा रियलाइज करती है कि आखिर लिज कहाँ है, लेकिन इतने में ही वो सोचती है कि 1 मिनट, उसे यहीं होना चाहिए था। जिस पर हुटी उसे डायरेक्शन बताता है और ईडा उस डायरेक्शन को देख करके समझ जाती है कि लिज मैजिक स्कूल की तरफ गई है, जो कि ईडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज विलो की एबोमिनेशन बनती है, जिसके कारण विलो को A+ मिल जाता है। और फिर उसके बाद उसके टीचर एमिटी से नंबर 1 स्टूडेंट का बैच छीन कर विलो को दे देते हैं। और ये चीज एमिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर उसके बाद विलो अपने अबोमिनेशन यानी लिज को लेकर के अपने लॉकर के पास पहुंचती है। और इतने में ही वहां पर आता है गस। और फिर उसके बाद विलो गस को लिज से मिलाती है और गस भी ये देख करके हैरान रह जाता है कि लिज एक ह्यूमन है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमिटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, क्योंकि उसका बैच छीन लिया गया होता है। और तभी वो विलो के अबोमिनेशन में कुछ अजीब चीज नोटिस करती है कि उसका अबोमिनेशन खा रहा है। और फिर वो जा करके विलो को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर वो टीचर आ जाते हैं और एमिटी को खींच करके ले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग उस क्रीचर को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है और वो कुछ ही पल में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और उसके अच्छे से ट्रेन करने के कारण ईडा को हार माननी पड़ती है और उसे वो शर्मनाक टोपी पहननी पड़ती है। लेकिन जैसे ही किंग अपनी खुशी का जश्न मना ही रहा होता है, इतने में ही उसके स्नैक्स खत्म हो जाते हैं, जिससे वो उस क्रीचर को ट्रेन कर रहा था। और वो क्रीचर किंग पर ही अटैक कर देता है। और फिर किंग रोते हुए ईडा के पास आता है और वो उसे बताता है कि किस तरह से वो गलत था और अब ईडा चाहे उसे किसी भी नाम से बुला सकती है। और ये सुन करके ईडा जोश में आ जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों मिल करके उस क्रीचर के मुंह में नमक घुसा देते हैं, जिसके कारण वो वहीं पर पिद्दी हो जाता है और वहां से भाग जाता है। और फिर किंग को रियलाइज हो जाता है कि किस तरह से वो एक अच्छा मेंटोर नहीं बन सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिटी प्रिंसिपल बम्प को बुला कर लेके आती है। और फिर प्रिंसिपल बम्प विलो के अबोमिनेशन यानी लिज को देख करके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों न इसे काट करके इसके मैकेनिज्म को समझा जाए। और वो विलो से उसके अबोमिनेशन को काटने को बोलते हैं। और विलो लिज से पूछती है, अगर तुम्हें काटा तो तुम दोबारा जिंदा तो हो जाओगी ना? जिस पर लिज बोलती है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। और इतने में ही कस वहां आता है और अबोमिनेशंस के कंटेनर को गिरा देता है, जिसके कारण वहां पर काफी सारे अबोमिनेशन जनरेट हो जाते हैं। और इसका फायदा उठाकर विलो और लिज वहां से भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल बम्प उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे, तो वो सारे के सारे गेट को वहीं पर सील कर देते हैं। और यहाँ पर विलो और लिज ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या करे। और इतने में ही लिज अपनी जेब से ईडा के दिए हुए सीड को निकालती है, जिसे देख करके विलो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और क्योंकि वो प्लांट मैजिक में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है, तो वो उस सीड से प्लांट जनरेट करती है, जो कि प्रिंसिपल बम्प को पकड़ते हुए उस पूरे के पूरे कॉरिडोर में फैल जाता है, जिसे देख करके प्रिंसिपल बम्प बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एबोमिनेशंस अटैक करने लगते हैं। तो विलो लिज को इन सब से दूर रखने के लिए उसे स्कूल के बाहर छोड़ देती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम जाके अपने आप को बचाओ। और फिर उसके बाद लिज सोचती है कि वो क्या करे, तो वो भागते हुए जाकर ईडा के पास आती है। और जब वो उसे सब कुछ बता ही रही होती है, इतने में ही वहाँ पर विलो और गस आ जाते हैं। और फिर विलो लिज को ये बताती है कि किस तरह से प्रिंसिपल ने उसके प्लांट मैजिक को देख करके उसे प्लांट मैजिक वाले सेक्शन में डाल दिया है। और फिर उन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि किस तरह से उसे भी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन जिस पर लिज बोलती है वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास सबसे अच्छे टीचर है। और यहाँ पर वो बात कर रही है ईडा की। और फिर चौथा एपिसोड वो होता है जहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। तो चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग लिज को
डीमंस के बारे में बताना शुरू करता है कि किस तरीके से डीमंस खतरनाक होते हैं और उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और जैसे ही लिज ये सारी बातें सुन रही होती है, इतने में ही वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और लिज सोचती है कि क्यों ना बारिश में छम 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 किया जाए। लेकिन जैसे ही वो बारिश में जाती है, वो देखती है कि वहाँ की बारिश लोगों को जलाने वाली होती है। और इतने में ही ईडा आकर के उसे घर के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद ईडा अपने मैजिक का यूज करके पूरे के पूरे घर को एक फोर्स फील्ड से कवर कर देती है। और ये देख करके लिज बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि आखिर किस तरह से ईडा अपने पावर्स का यूज करती है। और फिर उसके बाद लिज उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें आउल लेडी क्यों कहते हैं, जिस पर ईडा बोलती है कि उसे आउल लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। और ये सुन करके किंग बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें आउल लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हें चमकती हुई चीजें बहुत पसंद है। और ये बोल करके वो एक चमकने वाला पेन निकालता है और जैसे ही ईडा की आंखें उस पर पड़ती है, वो बोलती है मुझे ये मेरे नेस्ट में चाहिए। ये बोल करके वो उस पेन को पकड़ने के लिए लपकती है, लेकिन किंग उसे डॉच कर लेता है। और ये सुन करके कि ईडा के पास एक नेस्ट भी है, लिज और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और फिर उसके बाद लिज ईडा को उसे मैजिक सिखाने के लिए बोलती रहती है, लेकिन क्योंकि ईडा ने बहुत ही ज्यादा पावर्स यूज कर ली थी तो वो थक जाती है और वो सोना चाह रही होती है। लेकिन लिज उसे ऐसा करने नहीं देती। और यहाँ पर बेचारा किंग लिज को मॉन्स्टर्स के बारे में बताना चाह रहा होता है, लेकिन लिज का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो ये एक अजीब सा ट्रायंगल बन जाता है। और फिर लिज के बहुत ही ज्यादा परेशान करने के बाद ईडा एंड में मान ही जाती है और फिर वो उसे मैजिक सिखाना शुरू करती है। और उन्हें रियलाइज होता है कि लिज तो एक ह्यूमन है, तो वो तो मैजिक कर ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी लिज उसे इंसिस्ट करती है कि वो उसे कुछ सिखाए। तो लिज अपना कैमरा खोल करके उसे मैजिक करते हुए रिकॉर्ड करने लगती है। और जैसे ही ईडा अपने एक और मैजिक पावर का यूज करती है, बेहोश हो जाती है, यानी वो इतनी थक गई होती है कि वो सोने लग जाती है। और उसके बाद किंग और लिज उसे घसीट करके उसके नेस्ट में रख देते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिज के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर वो मैजिक करे कैसे। और बेचारा किंग उदास हो जाता है। और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि किस तरह से किंग का अभी तक कोई दोस्त नहीं था। तो क्योंकि अब लिज उसकी फ्रेंड है, तो वो चाह रहा होता है कि वो अपना काफी सारा समय उसके साथ बिताए। तो इसीलिए वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताना शुरू करता है, क्योंकि वो भी खुद एक मॉन्स्टर है। और ये सुनने के बाद लिज उससे बोलती है कि अगर तुम मेरी मैजिक सीखने में मदद करो तो मैं पूरे के पूरे महीने तुमसे मॉन्स्टर्स के बारे में सीखूंगी। और ये सुनकर के किंग के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि ईडा एक मैजिकल पोर्शन पीती है और शायद उस पोर्शन के कारण ही वो मैजिक कर पा रही है। और ये बोल करके वो उस मैजिकल पोर्शन, ये कह सकते हैं एलेक्सर को, वहां से उठाने जाता है और वो टैग पड़ता है जिस पर लिखा होता है दिन में एक बार। और ये सुन करके वो कंफर्म हो जाता है कि ये तो मैजिक के लिए ही है। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसका आधा टैग फटा हुआ होता है। और किंग उस पोर्शन को ले जा करके लिज को देता है और जैसे ही लिज पीने ही वाली होती है, एकदम से लाइट चली जाती है और वो पोर्शन लिज के हाथों से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है, अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब सी गतिविधियां होना शुरू हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर गेट को तोड़ते हुए एक डीमन घुस जाता है, जो कि शैडोज में होने के कारण हमें क्लियरली दिखता नहीं है। और उसे देख करके वो दोनों डर जाते हैं। और फिर किंग बोलता है कि जा करके ईडा की मदद करो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही वो बेहोश हुई है। और जैसे ही वो दोनों डरते डरते ईडा के पास पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ईडा नहीं होती है और उन दोनों को उस नेस्ट में उसी डीमन के पंजे के निशान दिखते हैं। और फिर ईडा किंग से बोलती है कि तुम तो एक डीमन हो ना, तो जाओ पता लगाओ कि ये कौन सा डीमन है। और ये सुनकर के किंग जैसे ही डीमंस वाली बुक लेकर के आता है, वो देखता है कि लिज भी अब गायब हो चुकी होती है। और ये देख करके वो डरते डरते उस डीमन का पीछा करने लगता है लिज को बचाने के लिए। और जब वो लिज को ढूंढ ही रहा होता है, इसी दौरान उसे लिज का जूता मिलता है। और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है, वो देखता है वहाँ पर एक स्नगल बैग डीमन होता है। और इसे देखकर लगता नहीं कि ये खतरनाक है। और जैसे ही हमें लगता है कि ये सब स्नगल बैक ने किया है, इतने में ही ऊपर से छत को तोड़ते हुए एक डीमन आकर के स्नगल बैक को ही उठा लेता है। और ये देख करके किंग डर के मारे दौड़ने लगता है। और जैसे ही किंग को लगता है कि उसका तो खेल अब खत्म होने ही वाला है, इतने में ही लिज उसे एक कमरे के अंदर खींच लेती है। और किंग लिज को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर बातों ही बातों में लिज बताती है कि किस तरह से उसका जूता गायब हो गया है, और जो कि किंग के पास होता है। तो जैसे ही किंग उसे उसका जूता दे ही रहा होता है, इतने में ही वो देखता है कि लिज के पैरों पर कुछ स्टिकर जैसा चिपका हुआ है। और जैसे ही वो स्टिकर देखता है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और फिर वो ईडा के एलेक्सर वाले स्टिकर को इस स्टिकर के साथ मिला देता है। और फिर हमें पूरी कहानी पता चलती है। असल में वो जो एलेक्सर था,
वो ईडा को एक तरह के कर्ज से बचाता था और जो मॉन्स्टर आउल हाउस में घूम रहा है वो असल में ईडा है। और ये सुनने के बाद वो सोचने लगते हैं कि आखिर किस तरह से वो ईडा को वापस से नॉर्मल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद लिज किंग से बोलती है कि तुम्हें तो मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ पता है तो कुछ करो। और फिर किंग अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि किस तरह से ईडा लाइट के मामले में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो अगर किसी तरीके से उसे लाइट के सामने एक्सपोज कर दिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। और फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या करें, क्योंकि लिज का फोन खराब हो चुका होता है, तो जिस कारण से वो अपना फ्लैश नहीं यूज कर पाएगी तो उन्हें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और फिर इतने में ही लिज ईडा के उस वीडियो को देखते हुए ये नोटिस करती है कि उसके मैजिक में एक तरह का पैटर्न है और लिज उसी पैटर्न को एक पेपर पर ड्रॉ करती है और जैसे ही वो उस पेपर को टच करती है वो एक मैजिकल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देख करके लिज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ये ईडा के लिए काफी नहीं होता है। तो किंग और लिज मिल करके एक ट्रैप सेट करते हैं और किंग भागते हुए जा करके ईडा को अपने पीछे लेकर के आता है। और जैसे ही ईडा उसके पास पहुंचती है हम देखते हैं कि लिज ने एक क्रियॉन्स की मदद से एक बहुत बड़ा पैटर्न बना रखा होता है और जैसे ही वो पैटर्न कंप्लीट करती है लाइट की एक बहुत बड़ी बीम रिलीज हो जाती है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ईडा अब नॉर्मल हो चुकी होती है और फिर उसके बाद किंग उससे माफी मांगता है कि किस तरह से उसे ईडा के बिना पूछे उसके एलेक्सर नहीं लेना चाहिए था। और फिर उसी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि ईडा को भी नहीं पता होता है कि आखिर उसे ये कर्ज दिया किसने है। और उसके बाद ईडा थक करके सोने जाती है और जैसे ही वो सोने जाती है उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो उसी पर्सन को देखती है जिसने उसे ये कर्ज दिया है। और फिर 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि ईडा दोबारा से अपनी दुकान लगा लेती है और इतने में ही वहाँ पर विलो और गज आते हैं और लिज को ये बताते हैं कि किस तरह से स्कूल में एक बहुत ही बढ़िया कन्वेंशन हो रहा है जिसमें तरह तरह के मैजिक और हाउसेस के लोग आएंगे। और ये सुनकर के लिज ईडा से पूछती है कि क्या हम चल सकते हैं, जिसे सुनकर के ईडा मना कर देती है, लेकिन लिज के बार बार परेशान करने के कारण ईडा मान जाती है और वो उस कन्वेंशन में घुसने से पहले अपने आप को छुपाती है क्योंकि वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। और उस कन्वेंशन में जाने के बाद हम वहाँ पर अलग अलग हाउसेस के लोगों को देखते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हाउसेस के लोग जो कि एक ऐसे स्टिकर का यूज करते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर हम देखते हैं गस के हाउस को जिसमें वो मिरर मैजिक यूज करते हैं और एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही करते करते हमें बहुत सारे हाउसेस देखने को मिलते हैं। और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि ईडा को ये सब स्कूल और ये हाउसेस वाले सिस्टम इसलिए पसंद नहीं होते क्योंकि जैसे ही कोई एक पर्सन किसी हाउस को ज्वाइन करता है तो उसके हाथ पर एक सील लग जाता है जिससे वो सिर्फ पर्टिकुलर वही मैजिक यूज कर सकता होता है और कोई नहीं। और ये सिस्टम यहाँ पर हर कोई फॉलो करता है सिवाय ईडा के, तो इसीलिए ईडा यहाँ पर मोस्ट वांटेड है। और उसके बाद वो सभी पहुंचते हैं स्टेडियम के अंदर जहाँ पर प्रिंसिपल बम्प उन सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं एम्परर के लोगों से, जिसे देख करके वहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल बम्प एम्परर के उन सोल्जर्स की तारीफ करने लगते हैं और ये बोलते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स अगर लगन के साथ मेहनत करेंगे तो एक दिन वो भी ऐसे बन सकते हैं। और फिर उसके बाद वो इंट्रोड्यूस कराते हैं लिलिथ को और आगे चलकर हमें ये पता चलता है कि लिलिथ ईडा की बड़ी बहन है और लिलिथ ने भी एम्परर को ज्वाइन किया है। और उसके बाद लिलिथ वहाँ पर ईडा को देखती है और फिर वो डिसाइड करती है कि अब कन्वेंशन से निकलने का समय आ चुका है। और जैसे ही वो कन्वेंशन से बाहर निकलते हैं इतने में ही लिज टकरा जाती है एमिटी से और एमिटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके कारण उसका नंबर 1 बैच छिन चुका था। और धीरे धीरे उनका आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा आग पकड़ लेता है और फिर उन दोनों के बीच में एक विच डुओ का डिसाइड होता है। और ये सुनकर के किंग बोलता है कि तुम तो हारने वाली हो बहन। और इतने में ही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिलिथ ईडा से टकराती है जहाँ पर ईडा लिलिथ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देती है और फिर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के टीचिंग्स पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। और फिर हमें ये पता चलता है कि एमिटी लिलिथ से ट्रेनिंग लेने वाली है और ईडा की स्टूडेंट है लिज। तो जब लिलिथ को ये पता चलता है तो वो उसे चैलेंज कर देती है और फिर ये विच डुओ बन जाता है एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर बेचारी लिज सोचती है कि आखिर वो करे क्या क्योंकि उसे तो कोई मैजिक आता ही नहीं है। तो ईडा वहाँ के स्टेडियम्स के सैंड के अंदर एक ट्रैप सेट करती है और वो बोलती है कि तुम्हें बस उसका पैर इस पर रखवाना है, बाकी मैं देख लूंगी। और ये सुनकर के लिज बोलती है कि ये तो चीटिंग होगी ना, जिस पर ईडा बोलती है कि देखो बच्चे सब कुछ चलता है, बस पकड़े मत जाना। और फिर उन दोनों का मैच शुरू होता है और यहाँ पर लिज के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता और दूसरी तरफ एमिटी एक बहुत ही जाइंट एबोमिनेशन बनाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और जैसे ही उस एबोमिनेशन का पैर ईडा के एक ट्रैप में पड़ता है वहीं पर उस पर अटैक होना शुरू हो जाता है और एमिटी ये ऑब्जर्व करती है कि लिज तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो ये
पावर्स कहाँ से आ रही हैं। और जब वो लड़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से किंग अपने भारी भरकम कपड़े पहने हुए उस ग्राउंड में गिर जाता है और वो सीधे एक ट्रैप पर लैंड करता है। और जैसे ही वो उस ट्रैप पे गिरता है काफी सारे स्पाइक्स उसके कपड़ों को छेद देते हैं और अब यहाँ पर जाकर के ईडा के ट्रैप्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं। और जैसे ही ईडा के ऊपर बू बू और शेम शेम हो ही रही होती है, इतने में ही ईडा ये नोटिस करती है कि लिलिथ ने एमिटी के ऊपर कंस्ट्रक्शन हाउस का पावर अपग्रेड का स्टिकर चिपकाया हुआ है, जिसके कारण से एमिटी की पावर अब दुगनी हो गई थी। और ये चीज एमिटी को बिल्कुल पता नहीं थी, तो एमिटी वहाँ से बेचारी शर्मा करके भाग जाती है। और ये देख करके ईडा लिलिथ को चिढ़ाने लगती है और फिर असली विचेस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही बहुत कमाल का लड़ते हैं। लेकिन एंड में ईडा हार जाती है और जैसे ही लिलिथ उसे पकड़ने के लिए जा ही रही होती है, इतने में ही ईडा बोलती है, सुनो, वो कर्स मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। और ये सुनकर के लिलिथ पॉज हो जाती है और जैसे ही वो सीरियस हो ही रही होती है, इतने में ही ईडा हंसते हुए उसकी बेइज्जती करके वहां से भाग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज एमिटी के पास उसे कंफर्ट करने जाती है और फिर पहले तो उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद ईडा और लिज उस कन्वेंशन से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिलिथ को एम्परर के एक सोल्जर का कॉल आता है, जिस पर वो पूछती है कि क्या तुमने ईडा को पकड़ लिया, जिस पर लिलिथ बोलती है कि वो इस चीज के लिए काम कर रही है। और फिर छठे एपिसोड में हम देखते हैं कि ईडा एक तरीके के डीमन कार्ड्स के साथ खेल रही होती है, लेकिन तभी उसका कर्स धीरे धीरे वापस आने लगता है। लेकिन उसके घर में एलिक्सर खत्म हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि बाहर जाकर के कुछ एलिक्सर्स लेकर के आएगी। और जब वो बाहर एलिक्सर की दुकान पर जाती है तभी हम देखते हैं कुछ डीमन हंटर्स को जो डीमंस को पकड़ते हैं। और ईडा लिज और किंग से ये बोलती है कि अगर उसे वो एलिक्सर नहीं मिला तो वो भी एक डीमन बन जाएगी और ये सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि जो एलिक्सर उन्हें चाहिए था वो उस पर्सन के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ईडा को एक पता बताता है जो कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड का होता है। और जब लिज वहाँ ईडा के साथ घूम ही रही होती है तभी वहाँ पर कस और विलो आते हैं और जो कि बहुत उदास लग रहे होते हैं। और लिज के पूछने पर यह पता चलता है कि एमिटी एक हाउस पार्टी कर रही है जिसमें वो दोनों अलाउड नहीं है क्योंकि वो दोनों कमजोर विचेस हैं। और फिर उसके बाद एमिटी के दोस्त उन दोनों की बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर के लिज ये डिसाइड करती है कि वो तीनों खुद की नाइट पार्टी करेंगे आउल हाउस के अंदर। और ये सुनकर के कस और विलो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कस का सपना होता है कि वो बेचारा किसी हाउस पार्टी में जा पाए। तो फिर उसकी परमिशन लेने के लिए लिज ईडा के पास आती है और पूछती है कि क्या वो एक हाउस पार्टी कर सकते हैं, जिस पर वो बहुत ही प्यार से उन्हें मना कर देती है। और फिर आगे ईडा बोलती है कि देखो मुझे कुछ काम है तो मैं रात में जा रही हूँ कहीं पर और अपने साथ में किंग को लेकर के जा रही हूँ, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आउल हाउस का और हूटी का ध्यान रखो। और ये सुनकर के वो मान जाती है। और यहाँ पर जब कस और विलो उससे ये पूछते हैं कि क्या ईडा ने परमिशन दे दी, तो वो उन दोनों के एक्साइटेड चेहरे को देख करके बेचारी उन्हें मना नहीं कर पाती और फिर उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट कर लेती है। और उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ईडा उस एलिक्सर को ढूंढने के लिए किंग के साथ अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है कस और विलो आउल हाउस के अंदर घुस जाते हैं और वो तीनों ही आउल हाउस को चेक करने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडा किंग के साथ उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चली जाती है और ढूंढने लगती है एलिक्सर बनाने वाले को। और जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो एलिक्सर बनाने वाला बोलता है कि जी बिल्कुल मेरे पास ये एलिक्सर है, लेकिन वो उससे 200 के बदले 20,000 स्नेल्स, ये उनका रुपया होता है, तो वो उससे 20,000 स्नेल्स मांगता है। और ये सुनकर के ईडा बोलती है ये तो लूट मार है, जिस पर वो बोलता है कि देखो ये डिमांड और सप्लाई है दीदी, तो अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। और फिर ईडा उसके पास वही मैजिकल कार्ड्स देखती है और वो उसे कार्ड का चैलेंज करती है और ये चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा और अगर नहीं जीती तो मैं तुमसे कुछ ले लूंगा। और फिर ये बोलने के बाद उन दोनों का गेम शुरू हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपना कुछ खेल शुरू करते हैं जिसमें वो एक डॉल को उड़ाने की कोशिश करते हैं। और जब वो अपना मंत्र पढ़ना और बाकी के रिचुअल शुरू करते हैं, इतने में ही वो हल्का सा बैकफायर हो जाता है, जिसके कारण हूटी एक तरीके से ट्रांस स्टेट में चला जाता है और पूरा का पूरा आउल हाउस 2 पैरों पर चलने वाला घर बन चुका होता है। और ये देख करके पहले तो तीनों डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने मैजिक से आउल हाउस को अब कंट्रोल कर सकते होते हैं, क्योंकि हूटी अब एक तरीके से बेहोश हो चुका होता है। तो वो उसके बाद उसके साथ घूमने लगते हैं और इतने में ही उस आउल हाउस पे नजर पड़ती है
डीमन हंटर्स की। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आउल हाउस में घूमते हुए वो एमिटी के एक दोस्त से टकराते हैं, जिसकी वो बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर देते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे के पूरे आउल हाउस को एमिटी के सामने लेकर के जाएगी और उन्हें चिढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, इतने में ही डीमन हंटर आकर के आउल हाउस को और उन तीनों को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वो डीमन हंटर्स उन तीनों को क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं और हुटी को किसी रेस्टोरेंट में बेचने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से क्लिफ से नीचे नहीं गिरते, बल्कि एक पेड़ पर अटक जाते हैं। और फिर विलो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और लिज से बोलती है कि किस तरह से सारी की सारी गलती उसी की है। और फिर वो बातों ही बातों में अपने पास्ट को बताती है कि किस तरह से पहले विलो और एमिटी एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे एमिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती गई और विलो बेचारी वैसी की वैसी ही रह गई, तो जिस कारण से उन लोगों की दोस्ती टूट गई। और फिर उसके बाद ये सुनकर के लिज उसे हिम्मत दिलाती है और बोलती है कि ईडा के बाद विलो ही इस पूरे ही बॉइलिंग आइल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विच है। और फिर इतना हौसला दिलाने के बाद विलो अपने प्लांट मैजिक को यूज करती है और उन डीमन हंटर्स को हरा करके आउल हाउस को वापस ले लेती है। और फिर आउल हाउस के अंदर बैठ करके उसे ले जाने लगती है उसके ओरिजिनल स्पॉट पर। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो छोटा पिद्दी सा पिग ईडा को चिटिंग करके हरा देता है और किंग को ईडा से छीन लेता है और बोलता है कि अब ये मेरा गुलाम है। और फिर उसके बाद वो ईडा को जंजीरों से बांध देता है और वो बोलता है कि किस तरह से उसे पता है कि वो ईडा द आउल लेडी है, जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम है, तो वो अब एम्परर के लोगों को उसे सौंप करके अमीर बन जाएगा। और फिर उसके बाद ईडा किंग से माफी मांगती है कि उसे किंग को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। और फिर किंग ईडा को माफ कर देता है और उन जंजीरों से निकल जाता है। और इतने में ही वो पिग वहां पर आ जाता है और जैसे ही वो कुछ करने ही वाला होता है, इतने में ही आउल हाउस जब अपने ओरिजिनल स्पॉट पर जा ही रहा होता है तो उसके तंबू को कुचल देता है और तभी वो एलेक्सर निकल करके गिर जाता है और किंग उस एलेक्सर को ईडा को दे देता है और ईडा उस एलेक्सर को पी करके नॉर्मल हो जाती है और अब अपने मैजिक को दोबारा से यूज कर पाती है। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करती है कि वो जो घर चल रहा है वो उसी का है और वो अपने मैजिक को यूज करके वहां से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस बेचारे पिग की दुकान वहीं पर धराशाही हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों मिलकर के आउल हाउस को ओरिजिनल स्पॉट पर ले आते हैं, लेकिन इतने में ही ईडा वहां पर आ जाती है और जैसा ही वो लिज को डांटने ही वाली होती है, इतने में ही विलो और कस इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं। और ये देख करके ईडा उन्हें पूरे का पूरे घर को साफ करने को बोलती है और वो साथ ही साथ बोलती है कि तुम लोगों का मैजिक बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और फिर वो बैठ करके सोचती है कि इन लोगों ने पूरे के पूरे घर को मूव कर दिया, यानी इन लोगों के मैजिक में कुछ ज्यादा ही दम है। और यहाँ दूसरी तरफ हम एमिटी की पार्टी को देखते हैं, जिसमें वो 4-5 लोग मिल करके एक छोटे से डॉल को नहीं हिला पा रहे होते हैं। और इतने में ही वो जब अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा इंस्टाग्राम आउल हाउस के चलते फिरते फोटोज के साथ भरा हुआ है, जहाँ पर सारे के सारे लोग लिज, विलो और कस की वाहवाही कर रहे होते हैं, जिसे देख करके एमिटी की सुलग जाती है। और फिर उसके बाद 7वां एपिसोड शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आउल हाउस में बैट मदर अपने बेबी को छोड़ के चली जाती है और उसमें एक लेटर होता है जिसमें वो लिखती है कि अगर ईडा उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी तो वो उसे माला माल कर देगी। और हमें पता चलता है कि बैट मदर पूरे बॉइलिंग आइल की सबसे ज्यादा अमीर मॉन्स्टर्स में से एक है। और उसके बाद ईडा ना चाहते हुए भी पैसों की लालच में उस बैट बेबी का ख्याल रखने के लिए मान जाती है और वो इसी बीच लिज को लाइब्रेरीज में कुछ बुक वापस करने के लिए भेज देती है। और जैसे ही लिज वहाँ से जाती है, हम देखते हैं कि वो बैट बेबी इतना तेज रोता है कि पूरा का पूरा आउल हाउस ही हिलने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज लाइब्रेरी के अंदर पहुँचती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जितनी भी बुक्स वो रिटर्न कर रही है सब बहुत ही ज्यादा लेट है और ईडा को यहाँ से बैन कर दिया गया है। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी में घूमते हुए मजे करने लगती है और तभी वो मिलती है एमिटी से, जो बच्चों को स्टोरी पढ़ा रही होती है। और लिज एमिटी की ये साइड देख करके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एक बुली करने वाली स्टूडेंट ये क्या कर रही है। और फिर उसके बाद वो एमिटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिटी उसे झाड़ने लगती है। इतने में ही वहाँ पर एमिटी के भाई बहन आ जाते हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन का नाम होता है एमिरा और भाई का नाम है डेरिक। और वो दोनों ही एमिटी को चिढ़ाते हुए उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। और फिर वो अपने टीम में लिज को लेकर के पूरी की पूरी लाइब्रेरी में केओस मचाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर वो दोनों लिज को बताते हैं कि किस तरह से आज मीटियोर शावर होने वाला है, तो क्यों ना रात में लाइब्रेरी में कुछ खुराफात की जाए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउल हाउस में वो बैट बेबी अभी भी बहुत चिल्ला रहा होता है
और जिसे वो सह नहीं पाती, और जैसे तैसे उन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, और इससे बदतर क्या ही हो सकता है। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि वो बैड बेबीज अचानक से 1 से 2 और 2 से 3 हो जाते हैं, और वो तीनों ही पूरे के पूरे आउल हाउस में कोहराम मचा देते हैं, जिसे देख करके ईडा अपने चाकू को निकाल के बोलती है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। और वो उनके लिए सेब काटती है और स्टोरी सुनाने के लिए बुक्स निकालती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और लिज, एमिरा, डेरिक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, और जैसे ही मीटियोर शावर शुरू होता है एक लाइट स्पार्क करता है और पूरी की पूरी लाइब्रेरी जिंदा हो जाती है, यानी कि बुक्स के अंदर से कैरेक्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये देखने के बाद वो मजे करना शुरू कर देते हैं और बुक्स और उनके कैरेक्टर्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज को वही बुक मिलती है जो एमिटी उन बच्चों को पढ़ के सुना रही होती है, और फिर उस बुक में से एक छोटा सा प्यारा बनी निकलता है जिसका बेचारा कोई दोस्त नहीं होता, तो वो बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। और इतने में ही वहाँ पर दोनों भाई बहन आ जाते हैं और वो उस बुक में उस बनी के आंखों को थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद वो लिज से बोलते हैं जरा खोल के दिखाओ ये कैसा लग रहा है, और वो खोल के बंद कर देती है, बोलती है मुझे नहीं देखना। और इसी बीच दोनों भाई बहन लिज को खींच करके ले जाते हैं एक सीक्रेट जगह पर, और यहाँ हम देखते हैं कि वो बुक खुली हुई होती है, यानी उसके अंदर से वो कैरेक्टर बाहर निकलता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देख लिज और एमिटी के भाई बहन लाइब्रेरी की एक सीक्रेट जगह में घुसते हैं जो कि एमिटी का होता है, और वो ढूंढ रहे होते हैं एमिटी की पर्सनल डायरी। और जब वो एमिटी की डायरी ढूंढ ही रहे होते हैं इतने में ही लिज ये देखती है कि एमिटी भी वही विज़र्ड वाली बुक पढ़ती है जो कि लिज भी पढ़ती है, तो यानी उन दोनों का इंटरेस्ट लगभग सेम ही है। और फिर डेरिक लिज को ये बताता है कि वो एमिटी की पर्सनल डायरी ढूंढकर समाज के सामने उसकी बेइज्जती कर देगा, और ये सुन करके लिज को रियलाइज होता है कि ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो वो उन्हें मना करती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो डायरी मिल जाती है। और इतने में ही वहाँ पर एमिटी आ जाती है और वो उन तीनों को पकड़ लेती है, और वो लिज से बोलती है कि मुझे इन दोनों का तो पता था, लेकिन तुम भी ऐसी हो इसका मुझे आइडिया नहीं था। और फिर लिज को बहुत ही बुरा फील होता है और वो एमिटी से बात करने के लिए उसके पास बढ़ती है, और फिर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो क्यूट बनी एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, और वो एमिटी पर अटैक कर देता है क्योंकि अब उसे एक फ्रेंड की जरूरत होती है। और वो लिज और एमिटी दोनों को ही अपनी बुक के अंदर अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें सील करने लगता है, लेकिन साथ में फाइट करते हुए एमिटी और लिज वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, और एमिटी उसे एक बहुत बड़ा इरेजर देती है जिससे वो उस बनी के पेंसिल से ड्रॉ किए हुए एंग्री एक्सप्रेशन को मिटा देती है, और वो बनी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लिज और एमिटी उस लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, और अब उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो चुका होता है, और अब शुरू हो रही होती है उन दोनों के बीच की दोस्ती। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडा, किंग और वो बैड बेबीज साथ में सो रहे होते हैं, और फिर वहाँ लिज पहुँचती है, और लिज के बाद आती है बैट मदर, और फिर वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा करके ईडा के लिए सोने से भरा एक ट्रंक छोड़ जाती है। और जब ईडा जगती है तो वो देखती है कि सारे के सारे बच्चे गायब होते हैं, और फिर लिज उन्हें बताती है कि बैट मम्मी अपने सारे बेबीज को ले गई है। और ये सुन करके ईडा और किंग थोड़े उदास हो जाते हैं। और फिर 8वां एपिसोड शुरू होता है जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिज ईडा की मदद करने के लिए उसकी दुकान पर चमचमाते हुए ईडा की शक्ल के पोस्टर्स लगा देती है, और ये देख करके ईडा लिज से बोलती है इतनी चमक धमक की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सोल्जर्स ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर तभी वहाँ पे एमिटी के दोस्त आते हैं जो कि लिज को चिढ़ाने लगते हैं, और जैसे ही किंग उन पर गुस्सा करता है वो किंग के क्यूटनेस को देख करके उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। और फिर उसके बाद तीनों का आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है जिसमें तीनों ही आपस में ये बोलते हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ ज्यादा मिजरेबल है बजाय बाकी दोनों के। और उसके बाद ईडा के दिमाग में बहुत ही बढ़िया प्लान आता है और वो एक दूसरे की बॉडीज को स्वैप कर देते हैं, जिसके कारण ईडा बन जाती है किंग और किंग बन जाता है लिज और लिज बन जाती है किंग। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ये काफी मुश्किल था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे बढ़िया क्या ही होगा। और फिर ईडा किंग की बॉडी में मजे करने के लिए चलना शुरू करती है, और इतने में ही दो बूढ़ी औरतें ईडा के मासूम चेहरे को देख करके उसे लेकर के आते हैं पेट शॉप। और पहले तो ईडा बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है, लेकिन इतनी सारी खातिरदारी देख करके वो मान जाती है और फिर वो उसे खिलाना पिलाना शुरू करते हैं। और ईडा मजे कर ही रही होती है, इतने में ही वहाँ पर एक और पेट आता है और उससे बोलता है बच करके भाग जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर के ईडा सोचती है कि वो उसे बस ऐसे ही भगाना चाहता है ताकि सारी की सारी खातिरदारी वो खुद ले सके। लेकिन फिर इतने में ही वो दोनों औरतें
ईडा के लिए कपड़े लेकर के आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। और ये देख करके ईडा बचने की कोशिश करती है और बचते हुए वो एक ऐसे कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत सारे क्यूट क्रीचर्स या पेट कह लो जो भी वो होते हैं, और जो कि लगभग ही अजीब सी हालत में होते हैं। और ये देख करके ईडा समझ जाती है कि वो पेट सही बोल रहा था, और फिर वो बच करके भागने का तरीका ढूंढ रही होती है। तभी उतने में ही उसे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, और वो उस छेद के अंदर जैसे ही घुसती है उसे लगता है कि फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन वो एक कांच के अंदर कैद हो जाती है। और फिर वो दोनों बूढ़ी औरतें बोलती हैं कि अब तुम्हारी यही जगह है और अब तुम्हें वो कपड़े पहनने पड़ेंगे जो हमने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किए हैं, और अब ये चीज पूरी दुनिया देखेगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग लिज की बॉडी में आकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर तभी वो सूंघते सूंघते एमिटी के उन्हीं दोस्तों के पास पहुंचता है जो कि टीनेजर वाली हरकतें कर रहे होते हैं। और फिर किंग एमिटी के उस दोस्त के चेलों को अपनी तरफ कर लेता है, और ये देख करके एमिटी के दोस्त की बहुत ही ज्यादा जल जाती है। और फिर वो उसके बाद उसे रेस के लिए चैलेंज करती है, जिसमें किंग बहुत ही बुरी तरीके से हारता है। और फिर वो टीनेजर्स किंग को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और इतने में ही किंग अपनी जान बचाकर भागते हुए उसी पेट हाउस के अंदर पहुंचता है जिसके अंदर ईडा कैद होती है। और फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लिज का, जहाँ पर वो ईडा की बॉडी में ये देखती है कि किस तरह से ईडा बहुत ही पावरफुल विच है। और फिर वो सामान बेचने के लिए चमचमाते हुए पोस्टर्स की झड़ी लगा देती है, जिसके कारण उसकी दुकान पर काफी सारे ग्राहक आ जाते हैं और उसकी बिक्री छप्पर फाड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर का एक सोल्जर आ जाता है और वो लिज को पकड़ लेता है और लेकर के जेल में डाल देता है। और तभी वहाँ पर आती है लिलिथ, जो कि उन सोल्जर से बोलती है कि अब इसके आगे मैं देख लूंगी। और वो ईडा के पास आती है जिसकी बॉडी में लिज होती है। तो वो लिज को बोलती है कि देखो बहन, तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं, लेकिन अगर तुम एम्परर का कवन ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे सारे चार्जेस फ्री हो जाएंगे। और ये बोल करके वो जबरदस्ती उसके हाथ पर सील लगाने ही वाली होती है। इतने में ही लिज वहाँ से बच करके भाग जाती है, और भागते हुए वो भी उसी पेट शॉप में पहुँचती है। और फिर वो उसके बाद अपने बॉडी स्वैप को रिवर्स कर देते हैं, और फिर वो तीनों ही अपनी अपनी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही वो तीनों तरफ से घिर जाते हैं, यानी कि एक तरफ से होते हैं एम्परर के लोग, दूसरी तरफ से होते हैं वो टीनेजर्स, तीसरी तरफ से होती है दो बूढ़ी औरतें। और ये देख करके ईडा उन सभी के बॉडीज को आपस में स्वैप कर देती है, और फिर इस तरीके से वो बच करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद 9वां एपिसोड शुरू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिज एक तरह के ह्यूमन सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, जिसमें वो ह्यूमन वर्ल्ड की चीजों को अपने लोगों को दिखाता है और उनकी हिस्ट्री और उन चीजों को यूज कैसे करते हैं वो उसके बारे में बता रहा होता है। इतने में ही उसकी पार्टी का एक लड़का जिसका नाम मैट होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है ये सारी चीजें पुरानी है, मैं तुम्हें नई चीज दिखाता हूँ। और फिर वो नकली ह्यूमन वर्ल्ड की चीजें उनके लोगों को दिखाने लगता है, और जब वो मैट की चीजों को देखता है तो वो देखते ही बोल देता है कि ये तो नकली है। और फिर ये सुन करके मैट बोलता है कि उसके पास दिखाने को कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए वो दूसरों की चीजों को नकली बोल रहा है। और ये बोल करके वो सारे के सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेता है और बोलता है कि कस के बदले उसे प्रेसिडेंट होना चाहिए। और ये सुन करके वहाँ के बच्चे थोड़ा तो एग्री करने लगते हैं, और ये देख करके कि किस तरह से उसकी कुर्सी खतरे में है, कस ये बोलता है कि उसके पास एक ह्यूमन है जो कि ये वेरीफाई कर सकता है कि ये चीजें असली है या नकली। और ये सुन करके सभी एग्री हो जाते हैं, और बेचारे मैट की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि ये चीजें एंड में तो है ही नकली। लेकिन क्योंकि पिछले स्कूल के इंसिडेंट के बाद लिज स्कूल में बैन हो चुकी होती है, तो उसे स्कूल में बुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि अब कस के कुर्सी का सवाल था, तो वो आउल हाउस में आकर के लिज से उसके साथ स्कूल चलने को बोलता है, जिस पर लिज बोलती है मगर मैं तो स्कूल से बैन हो चुकी हूँ ना। जिस पर कस बोलता है कि अगर वो उसके साथ चलेगी तो वो उसके बैन को हटवा देगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। और ये बात साफ है कि उसने झूठ बोला, लेकिन फिर भी खेल और जंग में सब चीज जायज है दोस्त। तो वो अपनी बातों में फंसा करके लिज को एग्री कर लेता है स्कूल में आने के लिए। और फिर उसी दौरान ईडा और लिज की बहस होने लगती है कि किस तरह से स्कूल बेकार जगह है जहाँ पर उनके मैजिक को फोर्सफुली एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। और फिर उसके जवाब में लिज बोलती है कि ईडा ने उसे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया और उसे मैजिक सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है। और फिर उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस होना शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज
गस के साथ स्कूल आ जाती है। और जब ये बात विलो को पता लगती है तो विलो गस को बहुत सुनाती है कि किस तरह से वो झूठ बोल करके लिज को यहाँ पर लेकर के आई है, और अगर लिज बेचारी पकड़ी गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन गस को बस अपनी कुर्सी दिखाई देती है तो वो लिज को डिस्गाइज करके स्कूल के अंदर ले आता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडा अपने आप से ही बातें कर रही होती है, जिसमें वो बोलती है कि किस तरह से वो लिज को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रही है। और फिर उसके बाद हूटी और ईडा के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है, जिसमें हूटी का दिमाग बस खाने पर ही होता है। लेकिन फिर भी उस कन्वर्सेशन से ईडा को ये समझ में आता है कि उसे लिज को थोड़ा तो लिबर्टी देना चाहिए। और फिर वो स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल बम्प से मिलती है और वो बोलती है कि किस तरह से उसे लिज को एडमिशन दिलवाना है, जिस पर प्रिंसिपल बम्प बहुत आसानी से मान जाते हैं। बोलते हैं देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। और ये बोल करके वो ईडा की फाइल्स को टेबल पर रखते हुए बोलते हैं जो तुमने अब तक गड़बड़ की है उन्हें ठीक कर दो और मैं लिज को रख लूंगा। और इतनी बड़ी फाइल देख करके ईडा हैरान रह जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास्ट में किए हुए हरकतों को ठीक करने लगती है, जैसे कि लॉकर रूम से स्प्रे पेंट को हटाना, स्टोर रूम से भूतों को पकड़ना, टॉयलेट साफ करना और भी वगैरह वगैरह। और ये सारी चीजें करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो चीजें सह लेती है क्योंकि उसे उसके डिसाइपल यानी लिज को एक खुशहाल जिंदगी देनी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कज लिज को मैट से मिलाता है, और जब मैट असली ह्यूमन को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि उसकी सारी चीजें तो नकली है, तो उसकी बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है। तो वो बेचारा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन इतने में ही वो लिज के बैन वाले पोस्टर को देखता है और उसके दिमाग में खुराफात उठने लग जाती है। और स्कूल में हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि ट्रबल करने वाले बच्चों को सूम करके पकड़ लेते हैं और उन्हें डिटेंशन में डाल देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ गस अपने लोगों को लिज से मिलाता है, और लिज जैसे ही मैट के सामान को चेक करने ही वाली होती है, इतने में ही मैट अपनी गलती मानते हुए बोलता है कि किस तरह से ये सारे सामान नकली थे, और क्योंकि उसे लोगों से दोस्ती करनी थी तो इसलिए उसने सोचा कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और सबसे दोस्ती कर पाएगा, तो इसीलिए उसने ये सब चीजें की। और मैट की ये इमोशनल बातें सुन करके लिज बोलती है कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है, भले ही वो इंसान नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद वो सभी अपने क्लब में मजे करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ट्रबल बच्चों को पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं, और क्योंकि लिज एक ट्रबल बच्ची होती है इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। और लिज बड़े प्यार से बोलती है कि देख मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैं कोई ट्रबल बच्ची थोड़ी ना हूँ। और फिर बाद में उसे पता चलता है कि कस उसे झूठ बोल करके लेके आया है और असल में उसके ऊपर से बैन अभी तक हटा ही नहीं है, जिस कारण से वो इस समय अभी ट्रबल बच्ची की कैटेगरी में है। और फिर उसके बाद वो लोग उसे घसीटते हुए डिटेंशन रूम में ले जा करके फेंक देते हैं, और हम डिटेंशन रूम का गेट देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और फिर यहाँ पर मैट अपनी असली रूप में आता है और ये बोलता है कि माफी मांगेगी मेरी जूती। और फिर वो कस का मजाक उड़ाते हुए ये बोलता है कि किस तरह से उसने अपनी दोस्त से भी झूठ बोला। और फिर कस गुस्से में आकर के बिना किसी कारण के वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर को दबा देता है, जिसके कारण से अब वो भी ट्रबल बच्चे बन जाते हैं। और वो ट्रबल बच्चों को पकड़ने वाले लोग आकर के उन दोनों को पकड़ के डिटेंशन रूम में डाल देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कस लिज से माफी मांगता है और फिर उसके बाद लिज उसे माफ कर देती है। और इतने में ही उस डिटेंशन रूम में से कुछ क्रीचर्स निकल करके मैट को दबोच लेते हैं और उसे एक बबल में कैद कर देते हैं, और वो बबल बुली बच्चों को ठीक करने के लिए होता है। और फिर उसके बाद कस और लिज ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को बचाएंगे। फिर वो मैट को बचाने के लिए उसके अंदर घुसते हैं, मैट को उस बबल से निकालते हैं और भागने लगते हैं। और इतने में ही उस डिटेंशन रूम के पास विलो आ जाती है और उसने पहले ही देख लिया होता है कि किस तरह से लिज को डिटेंशन रूम में ले जाया जा रहा होता है, तो वो डिटेंशन रूम का गेट खोल देती है। और इतने में ही उस गेट को तोड़ते हुए कस, लिज और बेहोश मैट निकलते हैं। और फिर उसके बाद ये देख करके प्रिंसिपल बम्प बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ईडा और लिज को दोबारा से बैन करके वहाँ से भगाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही कस प्रिंसिपल बम्प को सारी बात बताता है कि किस तरह से लिज उसके बोलने पर यहाँ पर आई है। और फिर सारी बातें बोलने के बाद प्रिंसिपल बम्प का दिल पिघल जाता है और फिर प्रिंसिपल बम्प बोलते हैं कि ठीक है, लिज यहाँ पर पढ़ सकती है। और फिर वो ईडा से ये भी बोलते हैं कि देखो ये स्कूल एम्परर की नजर से थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ पर लिज सेफ रहेगी और ईडा के बारे में भी वो किसी को नहीं बताएंगे। तो इस तरह से लिज स्कूल के अंदर एंटर हो जाती है
और उसके बाद शुरू होता है 10वां एपिसोड, जहां हम देखते हैं कि लिज और ईडा किंग को बच्चों के प्लेग्राउंड में लेकर के आती है, जहां पर किंग स्लाइड में खेल रहा होता है। इतने में ही हमें ये पता चलता है ईडा के मैजिक वॉन्ड का नाम है एल्बर्ट, और जो उसका आउल है वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ईडा ने उसे अपने हाथों से कार्व किया है। और फिर तभी लिज एल्बर्ट के पैरों पर एक ग्रूव देखती है, जिस पे ईडा ये बताती है कि ये ग्रूव उसे इस मैजिक वॉन्ट में फिट होने में मदद करता है, और अलग अलग मैजिक वॉन्ट के अलग अलग ग्रूव्स होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि किंग का एक बच्चे के साथ झगड़ा हो जाता है, और जब ये सब हो ही रहा होता है तभी ईडा का कर्ज दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और इससे घबरा करके ईडा घर में वापस आ जाती है रेस्ट करने के लिए। और तभी लिज ईडा को ये बताती है कि किस तरह से उन लोगों का उनके स्कूल का एक फुटबॉल मैच होने वाला है, तो उसमें उसका जाना जरूरी है। जिस पर ईडा बोलती है जो करना है करो, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। और फिर लिज भागते हुए स्कूल में आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि गज और विलो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए। और जैसे ही वो चेंज करके स्कूल के यूनिफॉर्म में आती है, वो देखती है कि सभी लोग गज और विलो को छोड़ करके वहाँ से जा चुके हैं। और फिर ये देख करके लिज बोलती है कि चलो हम वहाँ चल के चले जाते हैं, जिस पर गज बोलता है वो आइलैंड के दूसरे कोने पर है, और जितने में हम वहाँ पहुंचेंगे उतने में मैच खत्म होकर के स्टेडियम भी बंद हो जाएगा। और फिर विलो बोलती है कि अगर हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड होता तो हम ऐसा कर पाते। और इतने में ही लिज की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आती है एल्बर्ट की। और यहाँ दूसरी तरफ हम आउल हाउस में देखते हैं कि ईडा पार्शियली आउल बन चुकी होती है, यानी कि वो आउल की बॉडी में तो होती है लेकिन वो किसी को हार्म नहीं कर रही होती है। और इतने में ही वहाँ पर किंग आ जाता है, और वो ये देखता है कि किस तरह से ईडा आउल की बॉडी में होने के बाद भी उसके इंस्ट्रक्शंस को मान रही है। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो ईडा के साथ उस प्लेग्राउंड में जा करके सभी बच्चों को डरा देगा और उस स्लाइड वाले झूले को अपना कर लेगा। और वो अपने इस इवल प्लान के बारे में सोच करके खुश हो ही रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर लिज आ जाती है ईडा से एल्बर्ट को मांगने के लिए, लेकिन किंग उसे ईडा के कमरे में घुसने नहीं देता, और वो लिज को एल्बर्ट को थमा करके बोलता है जाओ ले जाओ। और फिर लिज एल्बर्ट को अपने साथ ले जाती है, और जब लिज चली जाती है तो वो ईडा को अपने साथ उस पार्क में ले जाता है, और साथ ही साथ उस एलेक्सर को भी रख लेता है। और जैसे ही वो तीनों बैठते हैं, इतने में ही एल्बर्ट टेक ऑफ करता है, लेकिन लिज को उसे चलाना नहीं आता, जिसके कारण वो टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि एल्बर्ट के सर पर एक क्रैक आ चुका होता है, जिससे नाराज होकर के एल्बर्ट जंगल के अंदर भाग जाता है। और फिर उसका पीछा करते हुए वो तीनों पहुंचते हैं बैट मदर के केव में, जहाँ पर बैट मदर उसे एल्बर्ट को ले जाने से रोक देती है, क्योंकि एल्बर्ट ने उसे बताया था कि किस तरह से लिज एक बहुत ही सेल्फिश लड़की है और वो हमेशा अपनी मर्जी चलाती है और लोगों का फायदा उठाती है। और फिर लिज बैट मदर को इंसिस्ट करती है कि वो एल्बर्ट को उसे ले जाने दे, जिस पर बैट मदर बोलती है अगर तुम मेरी शर्तों को मान लोगी तो मैं तुम्हें एल्बर्ट को ले जाने दूंगी। और फिर वो अपने काफी सारे काम बोलती है, जो कि ना चाहते हुए भी लिज करती है, और एंड में वो एक एक करके सारे टास्क को कंप्लीट कर देती है। और ये देख करके एल्बर्ट का दिल भी पिघल जाता है कि किस तरह से लिज उसके लिए मेहनत कर रही है, और एल्बर्ट भी एग्री हो जाता है। और जैसे ही एल्बर्ट उसके साथ जा ही रहा होता है, इतने में ही मदर बैट उसे पकड़ लेती है और लिज से बोलती है कि एल्बर्ट कहीं नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद लिज और बैट मदर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और इसी बीच लिज को ये पता चलता है कि बैट मदर भी पहले किसी मैजिक वॉन्ट की पैलिस मैन हुआ करती थी, यानी कि सरल भाषा में वो मैजिक वॉन्ट हुआ करती थी। और फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है कि किस तरह से पहले वो एक जाइंट की पैलिसमैन हुआ करती थी, लेकिन फिर उसने उसे भगा दिया, और क्योंकि इस बात को बहुत समय हो चुका है तो उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, उसने काफी सारे पैलिसमैन को शेल्टर दे रखा है, जिन्हें उनके ओनर्स ने भगा दिया था, लेकिन एल्बर्ट को भगाया नहीं गया था। तो फिर एल्बर्ट बैट मदर के सामने आ जाता है, और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिससे एल्बर्ट बैट मदर को मना लेता है, और फिर वो लिज के साथ चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडा को ले जा करके किंग सभी को दहशत में डाल करके उस झूले को हथिया लेता है। और जब वो खुशी मना ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि ईडा उसकी बात मानना बंद कर देती है, और वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, जिसे देख करके किंग उसके मुंह में वो एलेक्सर घुसा देता है, और ईडा उस एलेक्सर को पी लेती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही डीमन हंटर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो एनिमल कंट्रोल वाले बन करके आते हैं, क्योंकि उनका डिमोशन हो चुका होता है। और वो ईडा को पकड़ लेते हैं और ले करके जाने लग जाते हैं, और ये देख करके किंग को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, तो वो भाग करके उस गाड़ी में घुस जाता है।
और ईडा को जगाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो ईडा को नॉर्मल कर देता है और ईडा किंग को लेकर के उस गाड़ी से भाग जाती है और फिर वो पहुंचती है घर पर, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि लिज ने एल्बर्ट के साथ कुछ तो गड़बड़ की है और एल्बर्ट भी उसका साथ दे रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि वो इस बारे में अभी सोचती नहीं है। और दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि ईडा अपने आप से ही यही बात कर रही होती है कि अब एलेक्सर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और फिर 11वें एपिसोड में हम देखते हैं कि तीनों ही एक बुक फेयर में जाते हैं, जहाँ पर किंग एक बहुत ही पॉपुलर राइटर को देखता है जिसका नाम होता है जॉन, और वो जॉन की पॉपुलैरिटी को देख करके बहुत ही ज्यादा जल जाता है और उसके मन में आता है कि वो जॉन की जगह ले ले। और लिज के दिमाग में भी यही आता है कि वो भी लिख सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईडा भी उस बुक फेयर में घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर लिलिथ भी होती है, जहाँ पर वो एक क्रीचर से एक मैप लेती है और वो मैप होता है एक ऐसे फ्लावर का जिसे कंज्यूम करने से कोई भी पर्सन हमेशा के लिए जवान बना रह सकता है। और फिर जब ईडा को ये पता लगता है तो ईडा के मन में आता है कि क्यों ना ये लिलिथ से पहले वो ले ले। तो वो उस क्रीचर के पास जा करके उससे दूसरा मैप मांगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग और लिज दोनों मिलकर के एक स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, जहाँ पर लिज प्यार, लव, बॉन्ड इन सब के बारे में सोच रही होती है, वहीं पर किंग ब्लड, रिवेंज, थ्रस्ट इन सब के बारे में सोच रहा होता है। और फिर जैसे तैसे वो एक स्टोरी बना लेते हैं और इतने में ही आउल हाउस में ईडा आ जाती है और लिज से बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रही है, तो अब पूरा का पूरा आउल हाउस उसका है। और फिर उसके ये सुनने के बाद वो ईडा को बाय बोल करके जैसे ही किंग के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि किंग ने सारी की सारी स्क्रिप्ट ही बदल दी, जिसे देख करके लिज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर किंग बोलता है कि उसकी जो स्टोरी थी वो बहुत ही बकवास थी और उसने जो स्टोरी लिखी है यानी जो एडिट की है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अपनी ये बात प्रूव करने के लिए वो अपने बुक को लोगों को पढ़वाने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत ही प्यार से मना करते हैं। और तभी इतने में वो मिलता है पिनेट से, जो कि एक पब्लिशर हाउस चलाता है। और जब वो किंग की स्टोरी पढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो किंग से बोलता है कि मुझसे हाथ मिला लो और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर दूंगा। और ये सुनकर के किंग मान जाता है और इतने में ही वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि किंग की पॉपुलैरिटी छप्पर फाड़ देती है और फिर लोग उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, उसे अपनी लिखी हुई स्टोरी सुनाते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। और फिर जब किंग आउल हाउस में आकर के लिज से मिलता है तो वो देखता है कि लिज अभी भी गुस्सा होती है, तो वो उसे अपना इनविटेशन कार्ड देता है कि किस तरह से उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है, तो वो वहाँ पर आ सकती है। और ये देख करके लिज मना कर देती है और बेचारा किंग उदास होकर के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद लिज को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसे जाना चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग अपने कॉन्सर्ट में होता है, जहाँ पर लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पिनेट आता है और बोलता है कि क्या तुमने अपनी दूसरी बुक रेडी कर दी दोस्त? जिस पर किंग बोलता है कि रेडी, ये लो पढ़ लो। और जैसे ही पिनेट उसकी स्टोरी पढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रद्दी स्टोरी है। और फिर किंग सोचता है कि आखिर उसकी राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है। और इतने में ही तभी वहाँ पर लिज आती है और वो लिज को देख करके समझ जाता है कि उसकी स्टोरी पूरी करने के लिए उसे लिज की जरूरत है। और फिर वो लिज के पास भागते हुए जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बचकानी स्टोरीज चाहिए ताकि मैं उसके साथ कंबाइन करके अपनी स्टोरी को बना सकूं। और ये मदद मांगने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल था, तो ये सुनकर के लिज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि पिनेट उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडा लिलिथ से पहले ही उस जगह के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि लिलिथ भी वहाँ पर आ चुकी होती है और फिर उन दोनों के बीच में रेस शुरू हो जाती है कि कौन उस फ्लावर को पहले लेगा। और जैसे ही वो उस फ्लावर के पास पहुँचते हैं उन्हें पता लगता है कि वो उस मॉन्स्टर का एक ट्रैप था और वो उन दोनों को अपने ट्रैप में फंसा करके उनका खून पीना चाह रहा होता है। और ये देख करके वो दोनों बिल्कुल नहीं डरती और उल्टा उस क्रीचर की ही हवा टाइट कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिनेट ने लिज को पकड़ लिया होता है और फिर वो किंग को फोर्स करता है कि वो कुछ देर में या तो बहुत अच्छी बुक लिखे या तो बाकी राइटर्स की तरह क्यूब में बदल जाए। और तब जाकर के हमें पिनेट की सच्चाई का पता लगता है कि जितने भी फेमस राइटर्स हैं उसने इन सभी का यूज किया और बाद में उन्हें क्यूब बनाकर अपनी अटैची में सजाने के लिए रख लिया। और वो यही सेम चीज किंग के साथ करता है और किंग और लिज को उस श्रिंक होने वाले क्यूब में फेंक देता है और बोलता है कि या तो एक अच्छी स्टोरी लिखो नहीं तो श्रिंक होने के लिए तैयार हो जाओ।
और फिर किंग पहले तो डर जाता है कि आखिर वो इतने कम समय में एक स्टोरी कैसे तैयार करेगा, लेकिन तभी लिज उसे अपनी स्टोरी देती है और बोलती है कि इसमें कुछ एडिट कर दो, और फिर वो दोनों मिल करके कुछ ही समय में अपनी स्टोरी रेडी कर लेते हैं और फिर वो दिखाते हैं उसे पिनेट को। तो आधा पढ़ने के बाद पिनेट को वो स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस पर लिज बोलती है कि एंड तक पढ़ो मित्र। और जब वो एंड तक पढ़ता है तो हम देखते हैं कि एंड के पेज में एक मैजिक सिंबल बना होता है और लिज उस मैजिक सिंबल को टच करती है और जैसे ही वैसा करती है एक लाइट निकलता है जिससे पिनेट की आंखें चौंधिया जाती है और इतने में ही किंग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के फाड़ देता है, जिसके कारण वो उस क्यूब से रिलीज हो जाता है। लेकिन पिनेट उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था, तो वो अपने चेले बुला लेता है और उन दोनों के ऊपर अटैक होने ही वाला होता है। इतने में ही वहाँ पर टिनेला आ जाती है और ये जो कैरेक्टर है वो तुम्हें लगभग हर एपिसोड में बैकग्राउंड में मिल ही जाएगी। तो टिनेला पिनेट को अपनी स्टोरी दिखाती है, जिसे देख करके पिनेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो किंग को बोलता है जाओ निकल जाओ यहाँ से, मुझे मेरी नई स्टार मिल चुकी है। और फिर लिज और किंग दोनों ही वहाँ से निकल करके आ जाते हैं आउल हाउस में। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिलिथ और ईडा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्हें लगा ही था कि ये कोई धोखाधड़ी हो रही है। और फिर उसके बाद लिलिथ बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और फिर उसके बाद ईडा आउल हाउस के अंदर आकर के बैठ जाती है। और फिर उसके बाद 12वें एपिसोड में हम देखते हैं कि लिज को एमिटी की क्लासरूम में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 2 स्पेल आने चाहिए होते हैं, और क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पेल जानती है तो इस कंडीशन में उसे बेबी क्लास में जाना पड़ जाएगा और ये वो बिल्कुल नहीं चाह रही होती है। तो वो ईडा से हेल्प मांगती है और ईडा उसे आइलैंड के सबसे बर्फीली जगह पर ले जाती है और बोलती है कि यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ और तुम्हें जो कुछ भी जानना है वो नेचर तुम्हें अपने आप बता देगी। और ये सुन करके वो सोचते हैं कि ये क्या फालतू की चीज है और फिर वो अपनी ही मर्जी चलाने लगती है। और हम देखते हैं कि उसी बर्फीले जगह पर एमिटी भी ट्रेनिंग कर रही होती है अपने दोनों भाई बहनों के साथ। और फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर के लिज एमिटी के मैजिक वॉन्ड को चुरा करके उसके साथ मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन जो बैक फायर कर जाता है, जिसके कारण एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ईडा और एमिटी के दोनों भाई बहनों को पकड़ लेता है उन्हें अपना लंच बनाने के लिए। और फिर उसके बाद ये देख करके लिज को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका कनेक्शन आइलैंड के साथ बैठ जाता है और आइलैंड उसे उसका सेकंड मैजिक स्पेल देता है जो कि होता है आइस का। और फिर वो उस मैजिक स्पेल की मदद से उन तीनों को बचा लेती है। और यहाँ पर लिज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि किस तरह से उसे एमिटी के साथ क्लासरूम में बैठने का मौका मिलेगा। और फिर 13वें एपिसोड में हम देखते हैं कि लिज का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और फिर वो बेचारी सोचने लगती है कि आखिर वो कौन से कवन को ज्वाइन करे। तो इसी डिसाइड ना करने के कारण वो प्रिंसिपल बम्प के पास जाती है, जिस पर प्रिंसिपल बम्प उसे एलेक्जर वाले कवन में डाल देते हैं। लेकिन उसका हर चीज सीखने का मन होता है, तो वो ऐसा करने की कोशिश करती है और उसे मिल जाता है डिटेंशन। और वहाँ पर वो कुछ और लोगों से मिलती है जो कि उसी की तरह ही अलग अलग मैजिक को सीखना चाहते होते हैं। और फिर वो सभी उसे एक सीक्रेट हाइड आउट में ले जाते हैं, जहाँ से वो स्कूल के किसी भी कोने में जा करके कुछ भी सीख सकते होते हैं। तभी स्कूल में एक क्रीचर अपना भेष बदल कर आ जाती है और वो लोगों के सोल और मैजिक को खाना शुरू कर देती है। और ये देख करके वो सभी के सभी अपने डिफरेंट मैजिक का यूज करके उसे हरा देते हैं और प्रिंसिपल बम्प और बाकी सभी की एनर्जीज वापस आ जाती हैं। और ये देख करके पहले तो प्रिंसिपल बम्प बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर वो बार बार मनाने के बाद मान जाते हैं और उन सभी को अपने फेवरेट कवन्स को चुनने का मौका देते हैं। और वो सभी खुश होकर के एक से ज्यादा कवन को चुनते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि उनके क्लोथ्स अलग अलग कलर्स में बदल जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल बम्प लिज से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कवन चाहिए, जिस पर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाती और प्रिंसिपल बम्प उसके यूनिफॉर्म को रेनबो में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अब वो थोड़ा थोड़ा सभी कवन के मैजिक को सीख सकती है। और फिर उसके बाद 14th एपिसोड शुरू हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ईडा, किंग, लिज, विलो और कस बॉइलिंग आइल के कार्निवल में जाते हैं, जहां पर किंग चाह रहा होता है कि वो लिज के साथ ज्यादा समय बिताए, लेकिन लिज का ध्यान विलो और कस पर ज्यादा होता है, जिसके कारण से किंग थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करने लगता है। और फिर इतने में हमें वही पिग वाला पर्सन दिखता है, और क्योंकि अब ये बहुत बार आ चुका है तो मैं तुम्हें इसका नाम बता देता हूँ। तो इसका नाम है टिबल्स। तो टिबल्स उन सभी से बदला लेना चाह रहा होता है अपने पुश्तैनी दुकान के धनाशाही होने का। और फिर वो किंग को ट्रिक करके एक ऐसा स्प्रे देता है जो कि चीजों को श्रिंक कर देता है, और टिबल उसे ये बोलता है अगर तुम इसे किसी पे स्प्रे करोगे तो वो चीज गायब हो जाएगी। तो किंग वो स्प्रे रख लेता है और गलती से उसे यूज कर देता है कस और विलो पे, और जैसे ही वो उन पर यूज करता है वो दोनों श्रिंक हो जाते हैं और किंग को ये लगता है कि वो डिसअपियर हो चुके हैं। और फिर लिज
अकेली हो जाती है। और ये देख करके किंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना सारा समय लिज के साथ बिताने लगता है। लेकिन थोड़े समय बाद ही लिज को पता चल जाता है कि किस तरह से किंग ने कस और विलो को छोटा कर दिया है। और फिर किंग और लिज के बीच में थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस के बीच वो लिक्विड उन दोनों के ऊपर गिर जाता है और अब चारों के चारों बौड़े बन चुके होते हैं। और इतने में ही टिबल्स वहां पर आता है और फिर वो अपने प्लान को डिस्क्लोज करता है कि किस तरह से उन्होंने उसका धंधा बर्बाद किया तो वो उन चारों को ही अपना धंधा बना लेगा। और ये बोल करके वो उन्हें छोटे से एक जार में बंद कर देता है जहाँ पर वो छोटे छोटे सर्कस शुरू करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे एंग्री क्रीचर्स होते हैं जो उन चारों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर किंग को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है कि किस तरह से उसके सेल्फिश नेचर के कारण वो चारों अब खतरे में आ चुके हैं। तो किंग सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो जैसे तैसे टिबल्स को ट्रिक करके वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद किंग उन सभी से माफी मांगता है और वो सभी माफ कर देते हैं। और फिर उसके बाद 15वां एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेक्साइड यानी मैजिक स्कूल के अंदर लिज विलो की मेमोरीज को एक स्पेशल चिमटे के साथ निकालती है और उसे एक फोटो फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। और टीचर उसे बोलती है कि जरा ध्यान से, क्योंकि अगर ये फोटोज डैमेज हो गई तो होल्डर की याददाश्त भी डैमेज हो सकती है। और फिर पता नहीं क्यों वो दोनों उन फोटोज को निकाल करके वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में ही वहाँ पर एमिटी अपने दोस्तों के साथ आती है और उस फोटो के अंदर एमिटी और विलो की एक बहुत ही प्यारी सी फोटो होती है। और जैसे ही उस फोटो को एमिटी देखती है वो उस फोटो को छुपाने लगती है और सोचती है कि क्यों नहीं इसे जला दिया जाए। तो वो अपने चेहरे को जला देती है, लेकिन गलती से आग उसकी पूरी की पूरी मेमोरी में फैल जाता है और सारी फोटोज भस्म हो जाती हैं। और फिर ये सब देखने के बाद लिज विलो को ईडा के पास लेकर के आती है और ईडा बोलती है कि देखो, इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें इसके ब्रेन के अंदर घुस करके उसकी मेमोरीज को रिस्टोर करना होगा। और फिर वो एमिटी और लिज को श्रिंक कर देती है और भेज देती है विलो की मेमोरी को ठीक करने के लिए। और फिर वो दोनों ही मिल करके विलो की मेमोरी को ठीक करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो एंड के फोटो को रिस्टोर करने ही वाले होते हैं, इतने में ही वहाँ पर विलो की इंटरनल स्पिरिट आ जाती है जो कि एमिटी के पीछे पड़ जाती है। और फिर उसके बाद विलो और एमिटी के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है और फिर हमें उस फोटो का सीक्रेट पता लगता है जो एमिटी छुपा रही होती है। तो उस फोटो से हमें ये पता चलता है कि ये वही फोटो है जब एमिटी ने विलो को अपने दोस्ती के पोजीशन से हटा दिया था। और ये सुनकर के बेचारी विलो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। और फिर बड़ी विलो लिज को ये स्टोरी दिखाने के बाद जैसे ही उससे बदला लेने ही वाली होती है, इतने में ही एमिटी उसे पूरी कहानी बताती है। और तब जाकर के हमें पता चलता है कि एमिटी के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया था कि वो विलो के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। और उन्होंने धमकाया भी था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विलो कभी भी हेक्साइड में नहीं आ पाएगी। तो इसी प्रेशर में आकर के वो अपनी दोस्ती तोड़ लेती है, यानी कि वो चाह नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। और ये बात जब विलो को पता चलती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और फिर उसके बाद विलो की मेमोरी रिस्टोर करके वो दोनों वापस से उसके ब्रेन से बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद 16वां एपिसोड शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि हेक्साइड में शुरू होने वाला होता है ग्रॉम, जो कि लगभग प्रॉम की तरह ही है। और मैं ये एपिसोड देखते वक्त ये सोच रहा था कि हम लोगों के दिमाग में वेस्टर्न कल्चर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। तुम में से लगभग ज्यादातर लोगों को पता होगा कि प्रॉम असल में होता क्या है, जबकि हम आज तक कभी किसी प्रॉम में गए भी नहीं है। और पता नहीं कि ये चीज खतरनाक है या नहीं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताओ और मुझे तुम्हारा कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमें आगे चल के पता चलता है कि ये प्रॉम की तरह लगभग है और इस ग्रॉम में एक ग्रॉम क्वीन चुनी जाती है और वो ग्रॉम क्वीन इस बार चुनी गई है एमिटी। और ये सुनकर के एमिटी बेचारी घबरा जाती है और फिर उसके बाद वो लिज को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से ग्रॉम एक डीमन का नाम होता है जो कि हेक्साइड के नीचे रहता है और हर साल कोई एक पर्सन चुना जाता है जो उससे लड़ता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हारे सबसे डरावने सपने का रूप ले सकता है। और अगर तुम उसे नहीं हरा पाओगे तो अगले 1 साल तक वो पूरे के पूरे बॉइलिंग आइल को हॉन्ट करता रहेगा। और ग्रॉम क्वीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी कारण से वो बेचारी डर रही होती है कि वो अपने नाइटमेयर को फेस नहीं कर पाएगी। और फिर उसके बाद लिज बोलती है कि ठीक है, मैं ग्रॉम क्वीन बन जाऊंगी। और फिर वो एमिटी और उसके भाई बहन के साथ अपने आप को ग्रॉम के लिए ट्रेन करने लगती है। और फिर उसके बाद ग्रॉम का टाइम आता है जहाँ पर पहले तो वो बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसकी माँ का रूप ले लेता है। और जब उसकी माँ एंटर करती है यानी वो मॉन्स्टर, तो वो लिज को देख के बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि किस तरह से उसकी माँ ने उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए समर कैंप भेजा था, लेकिन वो यहाँ पर ये सब कर रही है। और यही होता है लिज का सबसे बड़ा फियर।
और उस चीज से डर करके वो जंगलों की तरफ भागने लगती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पे एमिटी आ जाती है और बाद में वो दोनों मिल करके उस डीमन को हरा देते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि एमिटी लिज को पसंद करती है और ये दोस्ती वाला पसंद नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा LGBTQ का पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है और बाद में हमें आगे चलकर ये पता लगता है कि लिज भी एमिटी को पसंद करती है, यानी दोनों एक तरह से लेस्बियन रिलेशनशिप में होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज खराब है या फिर ये चीजें होनी नहीं चाहिए। ये चीज ऐसी है कि ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि तुम रोड पर चलते हुए ये सब चीजें नहीं देखते हो, तो इसीलिए जब तुम पहली बार ये चीज देखते हो तो थोड़ा तो अजीब लगता ही है। तो जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा तो सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। हालांकि मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज देखने में काफी ज्यादा अजीब थी। खैर, स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में हम देखते हैं कि लिज की माँ का उसे मैसेज आता है और फिर वो उसका रिप्लाई करके चांद को निहारने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं कि लिज की माँ को लिज की तरफ से काफी सारे लेटर्स आए हुए होते हैं, जिन्हें पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे लिज ने समर कैंप में रहते हुए उन्हें ये सारे के सारे लेटर्स लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो लिज का नाम यूज कर रहा है। और फिर उसके बाद 17वां एपिसोड शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एमिटी की दोस्त यानी जिसका नाम होता है बादशाह, और ये बादशाह भाई की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। खैर, तो हम देखते हैं कि बादशाह स्कूल ग्रजबी गेम की कैप्टन होती है और जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है और वो कुछ भी हरकत करे वो बच जाती है। और जब बादशाह ये देखती है कि किस तरह से विलो ज्यादा पॉपुलर होने लग गई है, तो वो हर एक तरीका यूज करती है विलो को तंग करने का, और जिससे परेशान होकर के लिज उसे ग्रजबी के लिए चैलेंज कर देती है और बोलती है कि विलो तुम्हारे साथ ग्रजबी मैच खेलेगी। और बेचारी विलो ने आज तक कभी ग्रजबी की बॉल तक नहीं पकड़ी होती है, तो वो बेचारी मैच तो क्या ही खेलेगी। लेकिन फिर भी लिज के कहने पर वो और गस बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, जिसके कारण विलो का मोराल टूट जाता है और वो सारा का सारा दोष लिज पर डाल देती है कि लिज के कारण ही उसे ये मैच खेलना पड़ रहा है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि अगर विलो ये मैच हारती है तो बादशाह उसे स्कूल के एंड तक परेशान करती रहेगी और उसे अपने टारगेट प्रैक्टिस की तरह यूज करेगी। और फिर अब विलो की जो हालत होने वाली है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी लिज पे आ जाती है और फिर बेचारी लिज उदास होकर के बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ पर एमिटी आती है और जो उसे हौसला देती है। और जब बादशाह अपने गुर्गों के साथ ग्रजबी मैच के लिए आती है तो लिज अकेली ही होती है और वो हार मान लेती है और वो बोलती है कि तुम अपनी टारगेट प्रैक्टिस मुझ पर कर सकती हो। लेकिन बादशाह उसे छोड़ने देने वाली थोड़ी न थी, तो वो उस पर फायर बॉल के साथ अटैक करना शुरू करती है। और जैसे ही एमिटी ये देखती है वो भाग करके विलो और कस के पास जाती है और फिर वो तीनों मिल करके ग्रजबी खेलने का डिसाइड करते हैं। और इसमें कस एक स्पेक्टेटर की भूमिका निभाता है, तो यानी लिज की टीम में होते हैं विलो और एमिटी। और फिर वो मैच खेलना शुरू करते हैं और एंड में वो लोग हार जाते हैं। लेकिन इस मैच के दौरान विलो अपोजिट टीम के दिल को जीत लेती है और एंड में बादशाह के दोस्त भी विलो के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण बादशाह अब अकेली रह जाती है। और इसी एपिसोड के दौरान हम ये देखते हैं कि किस तरह से एमिटी जैसे ही लिज के पास आती है वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। और जो अजीब शब्द है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सीन और ये एक्सप्रेशन फील करवाने के लिए और कोई वर्ड था ही नहीं। तो अगर तुम ये वर्ड सुन करके ऑफेंडेड फील कर रहे हो तो मैं इसके लिए पहले से ही माफी मांगता हूँ। और जब ये एपिसोड एयर होना शुरू हुए तो ये चीज थोड़ी तो कंट्रोवर्सी में आ गई थी कि किस तरह से डिज्नी ये सब चीजें बच्चों को दिखा रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कह रहे थे, मैं नहीं। और सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या ऐसी चीजें टीवी पर एयर होनी चाहिए? क्या ऐसी चीजें बच्चों को दिखाई जानी चाहिए? इस चीज पर कमेंट करके बताओ। और फिर हम एपिसोड के एंड में ये देखते हैं कि किस तरह से एमिटी अब पूरी तरीके से लिज के गैंग की दोस्त बन चुकी होती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 18वां एपिसोड, जिसमें हमें पहली बार एम्परर का नाम पता चलता है, जो कि होता है बेलोस। और उसी के ऑर्डर पर लिलिथ दोबारा से ईडा पर अटैक करती है, लेकिन अकेला हूटी ही उसके सारे के सारे चेलो चपाटो और उसे भी धराशायी कर देता है। और फिर हम आउल हाउस के अंदर देखते हैं कि ईडा का कर्ज अब बद से बदतर होता जा रहा है और अब उसे रिकवर होने के लिए एक से ज्यादा एलेक्सर लग रहे होते हैं। और फिर हम आगे उसके छाती पर एक पेंडेंट देखते हैं जो कि उसके आउल ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। और अगर वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ईडा हमेशा के लिए आउल बीस्ट बन जाएगी। और ये सुन करके लिज बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हेक्साइड एक स्कूल ट्रिप निकालता है बेलोस के कासल में और वो वहाँ पर भ्रमण कर रहे होते हैं। तभी लिज को एक ऐसे हैट के बारे में पता चलता है जो सारे के सारे कर्सेस को हटा सकता होता है। और फिर उसके बाद वो उसे लेना चाह रही होती है। और इतने में ही हम देखते हैं कि बेलोस
लिलिथ को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें 1 महीना हो चुका है तो तुम आउल लेडी को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो मैं उसकी कर्ज को हील कैसे करूंगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो अच्छी हालत में नहीं होता और कुछ मेडिसिन ले रहा होता है और फिर वो बोलता है कि जल्दी से आउल लेडी को मेरे पास लेकर के आओ। और यहाँ पर लिलिथ बोलती है अब वो कुछ भी करके उसे लेकर के आएगी। और इतने में ही लिज, विलो और कज मिल करके उस टोपी को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो पकड़े जाते हैं। और उन्हें पकड़ता भी कौन है? लिलिथ। और लिलिथ लिज को देख करके समझ जाती है कि ईडा को पकड़ने का एक ही तरीका है और वो है लिज को चारे की तरह यूज करना। तो वो कस और विलो को भेज देती है ईडा के पास। और जैसे ही ईडा को ये पता चलता है, इतने में ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और अगर इस फाइटिंग सीन को तुम एनीमे से कंपेयर करोगे तो जाहिर है कि ये कहीं भी नहीं टिकेगा, लेकिन ये अप्रिसिएशन के लेवल तक तो बिल्कुल खड़ा उतरता है। और फिर उसी फाइट के दौरान हमें ये पता चलता है कि ईडा का ये जो कर्ज है वो लिलिथ ने ही उसे दिया होता है। और ये चीज सुनकर के ऑडियंस हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी तक पूरे के पूरे सीजन में हम लिलिथ और ईडा के बीच की राइवलरी तो देखते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच का जो सिस्टरहुड होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये सुनना कि लिलिथ ने ही ईडा को वो कर्ज दिया है बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। और फिर लिज को बचाते बचाते ईडा अपने सारे मैजिक को यूज कर लेती है और वो पूरे तरीके से आउल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसी का फायदा उठा करके लिलिथ उसे पकड़ लेती है। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि वो किसी इविल पर्पस के लिए ऐसा नहीं करती। वो बस ये सोचती है कि अगर वो अपनी बहन को बेलोस को सौंप देगी तो बेलोस उसे नॉर्मल कर देगा और उसके ऊपर बस छोटा सा सील लगेगा, जिसके कारण उसका मैजिक सील हो जाएगा, लेकिन वो दोनों साथ में रह पाएंगे। तो इसी कारण से वो ईडा को पकड़ लेती है और लिज को छोड़ देती है, बोलती है जाओ अपने वर्ल्ड में वापस चली जाओ बच्ची। और लिज आउल हाउस के अंदर वापस आती है और उसे देख करके किंग पूछता है आखिर क्या हुआ। और ये सुन करके लिज रोने लगती है और लिज के आंसुओं को देख करके किंग सारी बात समझ जाता है। और फिर शुरू हो जाता है सीजन का लास्ट यानी 19वां एपिसोड, जहां पर हम देखते हैं कि ईडा को बेलोस के पास लेकर के जाया जाता है और लिलिथ बेलोस से बोलती है कि अब तो इसे ठीक कर सकते हो महाराज। जिस पर बेलोस उसे पार्शियली ठीक करता है और उससे पूछता है कि जो तुम्हारे पास ह्यूमन है वो इस वर्ल्ड में कैसे आई, और जिस पर वो कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ किंग बेलोस के बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि किस तरह से पहले लोग सभी तरीके के मैजिक को यूज किया करते थे, लेकिन इतने में ही बेलोस आया और उसने बोला कि वो जाइंट टाइटन से बात कर सकता है, यानी वही टाइटन जिसके मरे हुए शरीर पर पूरा का पूरा बॉइलिंग आइल बना हुआ है। और उसने सभी के अलग अलग मैजिक को रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ एक तरीके का मैजिक चुनने के लिए मजबूर कर दिया, और जो भी उसकी बात नहीं सुनता था उसे वो पत्थर में कन्वर्ट कर देता था। और ये सब सुनने के बाद लिज ये डिसाइड करती है कि वो जाएगी और ईडा को बचाएगी। और यहाँ पर लिलिथ को ये पता चलता है कि बेलोस ने उससे झूठ कहा कि वो ईडा को ठीक नहीं करेगा, बल्कि वो उसे भी पत्थर में कन्वर्ट कर देगा। और ये बात सुनकर के लिलिथ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर बाद में वो लिज के साथ टीम अप करती है और ईडा को बचाने का डिसाइड करती है। लेकिन इतने में ही ये चीज बेलोस को पता लग जाती है और बेलोस लिज पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है कि आखिर वो पोर्टल कहाँ है जिससे तुम ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर आई हो। और वो आगे बोलता है कि अगर तुम मुझे वो पोर्टल दे दोगी तो मैं ईडा को पत्थर में बदलने से रोक दूंगा। और लिज ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल उसे मिलता है हमें पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था और वो लिज की कोई मदद नहीं करने वाला है। लेकिन लिज भी बहुत ज्यादा शानी निकलती है और वो उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर बाद में वो सभी के सभी वहां से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद लिलिथ ईडा के आधे कर्ज को अपने अंदर ले लेती है, जिसके कारण ईडा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो मैजिक यूज नहीं कर पाती है। और ठीक इससे पहले जब लिलिथ लिज से मिलती है तो वो सारा का सारा पास्ट बताती है कि किस तरह से ईडा हर चीज में आगे थी। और फिर एक दिन जब बारी आती है कवन को ज्वाइन करने की तो उनके पास सिर्फ एक ही सीट खाली होती है और अपोनेंट होते हैं 2। और क्योंकि लिलिथ को ये पता चल चुका होता है कि वो ईडा को तो हरा नहीं पाएगी, तो वो उसके ऊपर एक कर्स कर देती है, जिसके कारण ईडा अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाती। और जैसे ही मैच का समय आता है ईडा उस मैच को फोरफिट कर देती है, जिसके कारण वो हार जाती है और कवन को ज्वाइन करने वाली बन जाती है लिलिथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईडा आउल बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और सभी डर के मारे उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। और फिर इस चीज का लिलिथ को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। इसी कारण से वो एम्परर का कवन ज्वाइन करने को फोर्स करती है, क्योंकि बेलोस ने उसे ये गारंटी दी थी कि एक बार अगर ईडा यहाँ पर आ गई तो वो उसके कर्ज को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलोस पोर्टल को दोबारा से रिपेयर कर रहा होता है। और मैं तुम्हें एक फन फैक्ट और बताता हूँ, जो कि वैसे तो एक स्पॉइलर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो
अगर तुम्हें ग्रेविटी फॉल्स के बारे में याद होगा जो कि डिज्नी पे आया करता था, और एक और कार्टून है जिसका नाम है एम्फीबिया, ये तीनों मिलकर के एक मल्टीवर्स बनाते हैं, यानी कि तीनों के तीनों कार्टून ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब के ग्लिम्स हमें इन तीनों ही कार्टून में मिलता है। तो इस कार्टून को एक्सप्लेन करने के बाद अगर तुम्हें उस मल्टीवर्स के बारे में भी जानने की इच्छा हो तो तुम कमेंट करके बताना और मैं उस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सीजन इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर बेलोस है कौन और क्या वो सच में टाइटन से बात कर सकता होता है और आखिर वो पोर्टल बनाने के बाद करना क्या चाहता है। यही सारी की सारी बातें हमें सीजन 2 में पता चलेंगी और तब तक यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप तुम्हें अच्छा लगा तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।